गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस बैच के लिए आपका इनकम टैक्स फैकल्टी। आज जो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखने वाले हो, ये मेरे लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। आपको फ्रेंड्स पता ही है, लाइव क्लास में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने वो सारा मसाला, वो सब अनवांटेड पार्ट क्लीन कर दिया है। अब आपको मिलेगा सिर्फ पूरा स्टडी कंटेंट, नो बकवास, ओनली टैक्स की बात। इस बैच का फ्रेंड्स पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड लिंक से मिल जाएगा। सजेशन बस इतना ही है कि इस वीडियो के साथ साथ मटेरियल खोल के पढ़ोगे तो डबल फायदा होगा। फ्रेंड्स ये बैच फुल्ली अपडेटेड है और आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। सो एंजॉय द लेक्चर, प्रैक्टिस रेगुलरली और एग्जाम में अपना बेस्ट देना। फ्रेंड्स बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। और फ्रेंड्स याद रखो, टैक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा रफ लगता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। चलिए जी फ्रेंड्स, तो अपना चैप्टर चल रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा वो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, 2 क्लासेस के ऊपर हो चुकी है, राइट। टोटल आज अपनी 8वीं क्लास है, 2 क्लासेस रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर हो चुकी है। और लास्ट क्लास में फ्रेंड्स जो लास्ट हम लोगों ने क्लोज किया था वो ये देखा था कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा, वो तो हमने कंप्लीट किया था पिछली क्लास में। साथ में हमने देखा था कि कौन कौन से स्टेटस में किस किस तरह की इनकम टैक्सेबल होंगी। उसको एक बार छोटा सा रिपीट कर देता हूं। एक छोटा सा चार्ट आप लोगों के सामने है कि 3 तरह के स्टेटस। पहला आरओआर, रेजिडेंट में 2 तरह के स्टेटस, आरओआर और एनओआर, और एक तीसरा स्टेटस एनआर, नॉन रेजिडेंट। आरओआर के केस में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी? इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। चाहे इनकम इंडिया में कमाई जाए या मान ली गई कि वो इंडिया में कमाई गई है, इंडिया में हुई है, हमने मान लिया, राइट, वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, वो आरओआर के केस में टैक्सेबल होगी। सेम वो एनओआर के केस में भी टैक्सेबल होगी, सेम एनआर के केस में भी टैक्सेबल होगी। यानी पहली वाली फ्रेंड्स जो कंडीशन थी, राइट, पहली वाली, मैं एक सेकेंड इसको मिटा देता हूं। पहली वाली जो कंडीशन थी एनओआर आरओआर वाली, पहली वाली जो डीम टू एक्रूअराइज इंडिया और एक्रूअराइज इन इंडिया, वो तीनों केस में फ्रेंड्स टैक्सेबल है, राइट, तीनों केस में टैक्सेबल होंगी। दूसरी फ्रेंड्स फिर थी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इवन इफ अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। कमाई चाहे हमने बाहर इंडिया के, लेकिन वो इंडिया में रिसीव हुई, या फिर हमने मान लिया कि वो इंडिया में रिसीव हुई है, वो भी फ्रेंड्स तीनों केस में टैक्सेबल होगी। तीनों केस में टैक्सेबल होंगी, ये मतलब ये 2 इनकम कॉमन है जो तीनों केस में टैक्सेबल होने वाली है। तीसरी इनकम वो थोड़ी डिफरेंट है। तीसरी इनकम आरओआर के केस में बोला इनकम एक्रू अराइज अब्रॉड, रिसीव्ड अब्रॉड, कमाई भी बाहर, रिसीव भी बाहर हुई, बट फिर भी इंडिया में टैक्सेबल। आरओआर के केस में टैक्सेबल होगी, मतलब आरओआर के केस में चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में कैसी भी कमाई करे, सब इंडिया में टैक्सेबल। लेकिन एनओआर के केस में बोला इनकम एक्रू अराइज अब्रॉड एंड रिसीव्ड अब्रॉड, बट इसमें बोला केवल उस बिजनेस से, फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। आपने कमाई भी बाहर, रिसीव भी बाहर की, लेकिन एक ऐसे बिजनेस से जो कि इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तब वो इंडिया में एक्रू और अराइज हो जाएगी। या फिर ऐसे प्रोफेशन से जिसको इंडिया में सेटअप किया गया था, राइट, फ्रॉम ए प्रोफेशन विच वाज सेटअप इन इंडिया। तो आपने कमाई भी बाहर, रिसीव भी बाहर की, बट ऐसे बिजनेस से जिसको इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है, या ऐसे प्रोफेशन से जिसको इंडिया में इनिशियली सेटअप किया गया था, तो वो इनकम भी इंडिया में एक्रू और अराइज हो जाएगी। किस केस में? एनओआर के केस में, राइट। और एनआर के केस में फ्रेंड्स ये तीसरी कंडीशन है ही नहीं। एनआर के केस में या तो इंडिया में एक्रू या अराइज हो, या डीम टू एक्रू अराइज हो, या रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया होनी चाहिए। बाहर की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। बाहरी इनकम एक्रू अराइज हुई, बाहरी रिसीव हुई, तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, अगर वो कौन है? एनआर। ठीक है, चलो जी, आज फ्रेंड्स इसके आगे का पार्ट करेंगे। ये तो मुझे समझ में आता है कि जी इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया का मतलब क्या है। एक्रू अराइज इंडिया का मतलब हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि भाई इंडिया के अंदर इनकम जो है आपने कमाई हो, अर्न की हो। मेरा बिजनेस इंडिया में है, तो इनकम एक्रू अराइज कहाँ होगी? इंडिया। मेरी एक हाउस प्रॉपर्टी है, वो इंडिया में है, रेंटल इनकम आती है, तो इनकम एक्रू और अराइज कहाँ होगी? इंडिया। इंडियन कंपनी के मैंने इंडिया में शेयर खरीदे हुए हैं, मैं उनको सेल करता हूँ, परचेस करता हूँ, उससे जो इनकम आती है वो कहाँ एक्रू अराइज होगी? इन इंडिया। तो जो भी इंडिया में मैं कमा रहा हूं वो एक्रू और अराइज इन इंडिया होगी। बट फ्रेंड्स यहां पर एक वर्ड यूज किया गया, डीम्ड
टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया मतलब हम मान लेंगे चाहे इंडिया में हुई या नहीं हुई, लेकिन हम मान लेंगे कि वो इंडिया में हुई है। इंडिया में हम मान लेंगे। ये मान लेंगे वाले केसेस कौन है फ्रेंड्स, वो आज डिस्कस करेंगे। आज पूरी क्लास इसी के ऊपर चलेगी कि कौन से केसेस हैं जो हम मान लेंगे इंडिया में नहीं हुए, लेकिन हम फिर भी मान लेंगे कि ये इंडिया में ही हुए। और इंडिया में एक्रू और अराइज अगर हो गया, मान लिया हमने, उस कैटेगरी में आ गया, तो ये तीनों केस में, चाहे आप एनओआर हो, आरओआर हो या एनआर हो, तीनों केस में ये इंडिया में टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो देख लेते हैं ये वाले केसेस। आई होप फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं साथ साथ आप लोग करते जा रहे हैं, राइट। ये क्वेश्चंस प्लीज साथ साथ करते रहना फ्रेंड्स। क्वेश्चन कर लोगे साथ में तो कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर रहेगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी, इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, सेक्शन 9 क्या बोलता है? बोलता है जी, इनकम डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया शैल बी टैक्सेबल इन ऑल 3 स्टेटस। वो हमने अभी पढ़ा, मतलब आरओआर, एनओआर और एनआर तीनों केस में टैक्सेबल हो जाएगी। एज पर सेक्शन 9 फॉलोइंग इनकम शैल बी डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया। कौन कौन सी इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएंगी? इफ एनी इनकम हैज इट्स सोर्स इन इंडिया, उसका सोर्स इंडिया में हो तो वो इंडिया से ही इनकम मानी जाएगी, उसका सोर्स इंडिया में हो। मतलब सिंपल है, मेरा बिजनेस इंडिया में है तो ये इंडिया से ही होगी। अभी हाउस प्रॉपर्टी का हमने एग्जांपल लिया तो इंडिया से होगी, राइट। इनकम शैल बी कंसीडर्ड टू बी एक्रूइंग अराइजिंग इन इंडिया। अगर मेरा एम्प्लॉयमेंट इंडिया में है, मैं इंडिया में जॉब कर रहा हूं, तो मेरी इनकम कहां पर एक्रूअराइज होगी? इंडिया में होगी, राइट। हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल एसेट और एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम इज इन इंडिया। मैंने पैसा, मेरे पास बहुत है, मैंने इंडिया में उसको लोन पर दे दिया, उससे इंटरेस्ट इनकम आ रही है, एक्रू और अराइज कहां होगी? इन इंडिया, राइट। If source is partially in India and partially outside India, income shall be accruing arising in India only to the extent the source is in India. वो कह रहा पार्शली आउटसाइड इंडिया है सोर्स, पार्शली इंडिया है। जैसे मैं एक बिजनेस करता हूं, मेरा बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस है फ्रेंड्स। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब मेरे यूएस में भी ब्रांचेस है, मेरी यहां पर भी है, मेरा वहां भी माल सेल होता है, मेरा यहां भी माल सेल होता है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां पर भी है, मैं गुड्स यहां पर भी मैन्युफैक्चर करता हूं। मतलब दोनों जगह मेरा बिजनेस चल रहा है, यानी कि मेरा बिजनेस का सोर्स कहां है? दोनों जगह है, आउटसाइड इंडिया भी है, इन इंडिया भी है। तो वो कह रहा है पार्शियली इंडिया में होगी, पार्शियली यहां पर होगी। हिसाब निकाल लेंगे कितना इंडिया का कितना बाहर का, हम हिसाब निकाल लेंगे। अब ये हिसाब कौन निकालेगा? क्या एग्जाम में आएगा ये हिसाब निकालने को हमें कि आप हिसाब निकाल के बताओ कितना इंडिया कितना आउटसाइड इंडिया? आंसर इज नो। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। आपको ये सॉल्व करने को नहीं आएगा कि आप हिसाब निकालो कितना इंडिया के बाहर। आपको वो दिया होगा, आपको केवल ये डिसाइड करना है कि ये इंडिया में होगा या नहीं होगा, कितना होगा वो क्वेश्चन में दिया होगा, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है असेसिंग ऑफिसर की। एज पर रूल 10 असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा, असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा कि कितना इंडिया में कितना इंडिया के बाहर। जब भी ऐसे केसेस आएंगे असेसिंग ऑफिसर के पास पहुंचेंगे, वो सारा डेटा मंगवाएगा, सारी डिटेल्स मंगवाएगा, सारा हिसाब किताब मंगवाएगा, बुक्स मंगवाएगा, देखेगा कि कितना इंडिया के बाहर कितना, कैसे, बड़ी सारी कैलकुलेशन करेगा। उसके बाद वो खुद निकालेगा जी हाँ जी ये इंडिया में तुम्हारा माना जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रोहन इज एम्प्लॉयड इन पंजाब नेशनल बैंक, posted in Delhi branch on salary of 1 lakh per month. In this case, his income shall be deemed to be accrued as India. But if he is transferred to the London branch with effect from 1/1/2026, his income accrued as in India shall be 9 lakh, salary up to 31/12/25 and income which is accruing arising abroad shall be 3 lakh. मतलब वो ये कह रहा है एक पर्सन इंडिया में जॉब कर रहा है, एक पर्सन इंडिया में जॉब कर रहा है, 9 महीने उसने इंडिया में जॉब की, उसके बाद वो कहाँ चला गया? वो चला गया बाहर, चाहे उसके एम्प्लॉयर ने उसको भेज दिया, चाहे वो खुद चला गया। 9 महीने की सैलरी इंडिया में आई, 3 महीने की सैलरी यूएस में आई, यूके में आई। क्वेश्चन आता है इंडिया में एक्रूराइज कितनी होगी? 9 महीने की। जो उसने इंडिया में काम किया वो इंडिया में एक्रूराइज होगी, जो बाहर किया वो बाहर एक्रूराइज होगी, राइट। तो अगर एम्प्लॉयर भेज देता है बाहर या मैं खुद बाहर चला जाता हूं, तो मेरी जितनी सैलरी बाहर आएगी वो एक्रूराइज आउटसाइड इंडिया मानी जाएगी। जो इंडिया में आई, अब इसका एक एक्सेप्शन भी है, अभी आगे जाके आएगा कि इंडियन गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को बाहर भेज देती है, उसकी पोस्टिंग कर देती है। इंडियन गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को बाहर भेज देती है, उसकी पोस्टिंग कर देती है। जैसे एम्बेसी, हर कंट्री में हर कंट्री की एम्बेसी होती है, अपने यहाँ हर कंट्री की एम्बेसी है। दिल्ली में जाना, एम्बेसी एरिया है पूरा, वहां पर हर कंट्री की एम्बेसी मिलेंगी, लाइन से मिलेंगी आपको।
वहां पर कौन बैठा है, कौन बैठा है, हमारे बंदे बैठे हैं? नहीं, उन कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर आए हैं। ऐसी हमारी एम्बेसी भी हर कंट्री में है, वहां पर इंडियन गवर्नमेंट उनको भेज देती है, आप जाओ हमारे को रिप्रेजेंट करो। वो कहाँ रहते हैं? वहीं पर। उनको बहुत फैसिलिटी मिलती है, सब कुछ उन्हें गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है। तो जो उनको सैलरी मिलेगी वो उनकी इंडिया में टैक्सेबल होगी। अभी ये एक्सेप्शन आएगा कि इंडियन गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को बाहर पोस्ट कर देती है, तो उनकी जो सैलरी एक्रूवाइज होगी वो इंडिया के बाहर नहीं, इंडिया में मानी जाएगी। वो भी आगे जाके एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। तो नॉर्मली रूल क्या है, आपने जहां सर्विस, जहां पर आप हो, जहां एक्रूवाइज हुई, जहां आपकी जॉब है वहां एक्रूवाइज होगी, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है। चलो जी, बिजनेस कनेक्शन। वो कह रहा है अगर देखो बिजनेस कनेक्शन बन गया, कुछ बिजनेस, आप इंडिया में एक्रूवाइज नहीं हो रही है लेकिन कुछ बिजनेस कनेक्शन बन गया। कैसे? अभी एग्जांपल दिए उन्होंने, राइट, कि कुछ बिजनेस कनेक्शन भी अगर निकल आया तो हम इंडिया में एक्रूवाइज मान लेंगे। मतलब इंडिया में आप कुछ काम नहीं कर रहे, इंडिया में आप दिखा रहे हो देखो मैं इंडिया में हुई नहीं, मैं इंडिया में आता ही नहीं कभी, मैं इंडिया में माल, राइट, मैं इंडिया में कुछ भी नहीं कर रहा, मेरा कोई बिजनेस नहीं है इंडिया के अंदर, मेरा कोई प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं है, मेरा कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इंडिया के अंदर, राइट। फिर भी हम मान लेंगे कि वो इंडिया में आपका एक्रू और अराइज हो रहा है, आपने एक बिजनेस कनेक्शन बना दिया है। वो बिजनेस कनेक्शन कैसे बनेगा? इफ ए पर्सन हैज बिजनेस बोथ इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, इट विल बी कंसीडर्ड ए बिजनेस कनेक्शन। पहली चीज वो कह रहा है क्लियरली, अगर आपका इंडिया के बाहर भी और इंडिया यहां पर भी आप कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो तो वो बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। लेकिन इन सच केस ओनली द पोर्शन ऑफ इनकम रिलेटेड टू ऑपरेशन कैरिड आउट इन इंडिया विल बी ट्रीटेड एज इनकम दैट इज एक्रूएज इंडिया। जो इंडियन पोर्शन होगा वो इंडिया में एक्रूएज माना जाएगा, सारा नहीं, जो इंडिया से रिलेटेड है। और अकॉर्डिंग टू रूल 10 जो भी मैंने बताया, असेसिंग ऑफिसर हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड हाउ मच ऑफ द इनकम इज कनेक्टेड टू द एक्टिविटीज ऑफ इंडिया। वो असेसिंग ऑफिसर निकालेगा, मुझे डिसाइड नहीं करना, मुझे वो हिसाब नहीं निकालना। मुझे क्वेश्चन अगर आएगा तो हिसाब दिया होगा कि कितनी इंडिया की और कितनी इंडिया के अंदर है, राइट। मुझे तो बस ये डिसाइड करना है किस किस केस में टैक्सेबल होगी। देयर विल बी अ बिजनेस कनेक्शन इफ एनी नॉन रेजिडेंट हैज बिजनेस आउटसाइड इंडिया बट हैज एजेंट इन इंडिया। कोई नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई है, इंडिया के बाहर बैठा है, वो क्या करता है इंडिया के बाहर? वो कहता है देखो मैं इंडिया आऊंगा ही नहीं कभी, इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, मैं इंडिया में आऊंगा नहीं, मैं इंडिया में ऑफिस नहीं खोलूंगा, मैं इंडिया में कोई दुकान नहीं खोलूंगा, इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करूंगा, इंडिया में मैं कोई एक्टिविटी नहीं करता। बस मैं क्या करूंगा, इंडियन लोग मेरे को ऑर्डर करते हैं, मैं उनको माल भेज देता हूं, इंडियन लोग मुझे ऑर्डर करते हैं, मैं उनको माल भेज देता हूं, मैं कोई इंडिया में वैसे कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, मेरे जो इनकम एक्रूवलाइज हो रही है वो आउटसाइड इंडिया हो रही है, आपके लोग मुझे ऑर्डर करते हैं, मैं भेज देता हूं। क्लियर? अब इस बंदे ने क्या किया, एनआरआई ने, इसने एक बंदे को इंडिया में एक एजेंट अपॉइंट कर दिया। इसने कहा एक काम करो, मेरे ऑर्डर तो बहुत हैं, ऑल्दो मैं ऑर्डर ले लेता हूं, लेकिन तुम वहां लोकली बैठ के ऑर्डर लोगे ना तो ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे। तो उसने इंडिया में एक अपना एजेंट अपॉइंट कर दिया, उसको बोला जी अब मेरे बिहाफ पे तुम ऑर्डर ले लो। वो ऑर्डर लेने लगा, गवर्नमेंट ने बोला टैक्स निकालो, इसने कहा किस चीज का टैक्स? मैं बाहर बैठा हूं, मैं कभी इंडिया नहीं आता, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बाहर है, मैं माल बाहर से ही बेच रहा हूं, मेरा माल वहां थोड़ी ना है, मैं बेच भी बाहर से रहा हूं, राइट। मेरा कोई वहां इंडिया में तुम्हारे बिजनेस नहीं है, मेरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मेरा कोई प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है वहां पे, किस चीज का टैक्स? तो उन्होंने कहा ठीक है, एक क्लॉज जोड़ दिया, अगर कोई एजेंट है रेगुलरली सिक्योर्स ऑर्डर इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, अगर किसी नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कोई एजेंट ऑर्डर इकट्ठे करेगा तो उसे बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे, और इंडिया में इनकम एक्रूवलाइज हो जाएगी। कितनी होगी वो असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा एज पर रूल 10। वो मुझे डिसाइड नहीं करना, मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि अगर इंडिया में कोई एजेंट बैठा है और किसी नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे यहां ऑर्डर ले रहा है तो वो इंडिया में बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा और इंडिया में एक्रू अराइज हो जाएगी, चाहे वो बंदा नॉन रेजिडेंट जितना मर्जी चीखता रहे कि जी मैं इंडिया आया नहीं, मेरा इंडिया में कोई दुकान नहीं, मकान नहीं, ऑफिस नहीं, कुछ नहीं है मेरा, फिर भी वो इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बनेगा क्योंकि तूने अपना एजेंट बैठा दिया। वो कह रहा है एजेंट से तू ऑर्डर मत ले, एक काम कर, इंडियन गवर्नमेंट कह रही है जी ऑर्डर लेने पे हम तो बिजनेस कनेक्शन बनवा देंगे। उसने कहा एक काम करता हूं, इकट्ठा माल उठा के तेरे पास भेज देता हूं, तू अपने घर में रख लियो या अपने नाम से एक दुकान ले किराए पर वहां रख लियो, और मेरे पास जो भी ऑर्डर आएंगे ना तू डिलीवरी करता रहियो, बस तू डिलीवरी करता रहियो, तू मेरा गुड्स होल्ड कर वहां और डिलीवरी कर और कुछ मत कर। गवर्नमेंट ने सेकंड क्लॉज ये भी जोड़ दिया, रेगुलरली कीप्स अ स्टॉक ऑफ गुड्स इन इंडिया एंड डिलीवर दोज गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। कह रहा है अब तुमने अगर राइट किसी अपने एजेंट को
वहां पर गुड्स स्टोर करने के लिए भी बोला कि भैया तू स्टॉक मेंटेन कर मेरा और उसको डिलीवरी कर, राइट। तुमने इसमें से जो मर्जी काम कराए बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे और इनकम तुम्हारी इंडिया में टैक्सेबल होगी, तुम्हें इंडिया में भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तुम बच नहीं सकते। उसके बाद इन्होंने कुछ और चीजें निकालनी शुरू की। फाइनली गवर्नमेंट ने एक थर्ड क्लॉज जोड़ दिया जिसमें वो सारे कुछ और कवर कर दिए। थर्ड के अंदर क्या बोला, पढ़ लो पहले। रेगुलरली कंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट और प्लेज अ की रोल इन फाइनलाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट, उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट राइट एंटर करता है ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट। दिस कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन द नेम ऑफ नॉन रेजिडेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट चाहे नॉन रेजिडेंट के नाम पर हो, फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ग्रांटिंग द यूज ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय नॉन रेजिडेंट और प्रोवाइडिंग सर्वेंट्स बाय द नॉन रेजिडेंट। वो कॉन्ट्रैक्ट चाहे जिस मर्जी के नाम पर हो, वो कॉन्ट्रैक्ट चाहे किसी भी चीज का हो, राइट। अगर एजेंट तुम्हारे बिहाफ पर इंडिया के अंदर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, पहले इन्होंने कवर किया कि जी अगर तुम्हारे बिहाफ पर वो ऑर्डर इकट्ठे करता है तो उन्होंने कुछ और करवा लिया, तुम्हारे बिहाफ पे वो माल स्टॉक करता है, डिलीवर करता है, तो उन्होंने फिर कुछ और एक्टिविटी शुरू कर दी। फाइनली इन्होंने बोला जी तुम्हारे बिहाफ पे जो मर्जी करता है, तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारा एजेंट इंडिया में तुम्हारे बिहाफ पे जो मर्जी काम करेगा, इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। और एक बार बिजनेस कनेक्शन बन गया, योर इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। एंड हाउ मच assessing officer will decide, we will not decide, assessing officer will decide that how much income will be taxable in India as per rule 10, बस खत्म, ठीक है। तो बिजनेस कनेक्शन के केस में भी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया होगा। ये डीम टू एक्रू अराइज इंडिया कि इंडिया में हो नहीं रही, तुम सब कुछ बाहर से कर रहे हो, तुम इंडिया आते ही नहीं, सब तुम्हारा सेटअप बाहर है, लेकिन फिर भी हम इंडिया में मानेंगे क्योंकि तुम्हारा बिजनेस कनेक्शन बन गया है, ठीक है। साथ में फिर आगे बोला फ्रेंड्स, देयर इज नो बिजनेस कनेक्शन इन फॉलोइंग 3 केसेस। 3 केस बताए जिसमें उन्होंने बोला आप ये काम करो, हम कोई बिजनेस कनेक्शन मानेंगे ही नहीं। पहला केस क्या बोला, देखो नॉन रेजिडेंट है, तीनों केस में नॉन रेजिडेंट के लिए है, नॉन रेजिडेंट के लिए है, क्योंकि गड़बड़ ना नॉन रेजिडेंट ही करते थे, इंडिया के बाहर बैठते थे, इंडिया कभी आते ही नहीं थे, कुछ था ही नहीं इनका सेटअप इंडिया में, लेकिन ये फिर भी इंडिया से अर्निंग कर रहे हैं। तो ये जितने रूल बने नॉन रेजिडेंट के लिए बने। तो नॉन रेजिडेंट को 3 एक्टिविटीज में छूट दे दी गई कि तुम्हारी कोई भी एक्टिविटी इंडिया में हो रही है, बिजनेस कनेक्शन। लेकिन 3 केसेस, पहला केस, तुम इंडिया आओ, माल खरीदो और जाओ, इंडिया आओ, माल खरीदो और जाओ, उसे इंडिया में बेचना मत, बेचो अपनी कंट्री में जाके, तो हम उस परचेज को बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। एक एनआरआई मिस्टर जॉन, राइट, नॉन रेजिडेंट क्या इंडियन ही हो सकता है? अच्छा एक बात, एनआरआई वर्ड नहीं, वैसे एनआर है, मैं एनआरआई कई बार बोल देता हूं बीच में क्योंकि हम लोग एनआरआई वर्ड यूज बड़ा करते हैं, लेकिन एक्चुअली एनआर वर्ड है। क्या एक नॉन रेजिडेंट इंडियन ही हो सकता है? बाहर का पर्सन भी नॉन रेजिडेंट हो सकता है। नॉन रेजिडेंट मींस इंडियन टैक्सेशन के हिसाब से वो नॉन रेजिडेंट हो गया, वो इतने दिन से कम इंडिया में था इसलिए नॉन रेजिडेंट हो गया, राइट। तो एक विदेशी भी फ्रेंड्स नॉन रेजिडेंट हो सकता है हमारे लिए, हमारे इनकम टैक्स के, तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो इंडियन है चाहे विदेशी है, बाहर बैठा है, राइट। और वो बाहर से क्या करता है, आता है, उसकी दुकान है यूएस में, यूएस में माल बेचता है, राइट, यूएस में माल बेचता है दवा के, यूएस में उसकी, एक सेकंड फ्रेंड्स होल्ड करना, यूएस में उसकी एक बढ़िया शॉप है, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, यूएस में एक बढ़िया शॉप है, इस शॉप में वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट के आइटम बेचता है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड वाइड फेमस है, वो इस माल को इंडिया के बाहर बेचता है। वो इंडिया आया, इंडिया के अलग अलग शॉप से माल खरीदा और जाके बेच रहा है, कह रहे हमें कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम यूएसए में ले जाके हमारे माल को बेचो, अच्छी बात है, हमारा माल वर्ल्ड वाइड प्रमोट हो रहा है, लोग आते हैं खरीद खरीद के ले जाते हैं, यहां हम रोकेंगे नहीं आपको, क्योंकि अगर यहां पर भी टैक्स लगाएंगे तो आप आना बंद कर दोगे, आप आओ खरीदो और जाओ। बट अगर आपने ऐसा किया कि इंडिया के अंदर पालिका बाजार में अपनी चटाई लगाई और यही माल लेके बैठ गए, 100 का 3, 100 का 3, 100 का 3, 100 का 3, नहीं चलेगा फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं चलेगा, हम आपके ऊपर इंडिया में टैक्स लगा देंगे। आप इंडिया केवल आओगे किस लिए? परचेस करने के लिए, केवल माल खरीदने के लिए आना। आपने बोला आपके यहां माल बहुत महंगा मिलता है, मैं इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल देता हूं, मेरी यूनिट केवल माल बनाएगी, केवल यहां माल बनेगा, मैं बेचूंगा नहीं इंडिया में, यहां माल बनेगा, बनने के बाद सब यूएस आ जाएगा और मैं बेचूंगा यूएस में। उन्होंने कहा यह भी अलाउड नहीं है,
हमारे ही बंदे बनाएंगे, तुम नहीं बनाओगे। तुम कोई इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डालोगे, हमारे बंदे बनाएंगे और हमारे बंदों का बनाया हुआ माल तुम खरीदो और लेके चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नो बिजनेस कनेक्शन, कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। लेकिन परचेज के अलावा तुमने कोई और एक्टिविटी इंडिया में कर ली तो वो बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा, उस केस में तुम्हें इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होगा कि एग्जेम्पशन किसको मिली, नॉन रेजिडेंट। याद रखना रेजिडेंट को नहीं है, नॉन रेजिडेंट, ना आरओआर को ना एनओआर को, क्योंकि आरओआर एनओआर दोनों ही रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट की कैटेगरी है। नॉन रेजिडेंट एनआर को एग्जेम्पशन मिली है बस कि इंडिया आओ, माल खरीदो और जाओ। ठीक है, पढ़ लेते हैं जी, चलो उसको भी। If non-resident has business outside India, but such person is purchasing goods from India and do not have any other activity in India, in this case, do not have, ये ध्यान देना, do not have any other activity, any other का मतलब कोई भी एक्टिविटी। जैसे मैंने मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लिया, मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में नहीं करोगे। There is no business connection, but if such person has any other activity in India, it will be considered to be business connection. जैसे मिस्टर एक्स हैज वन शॉप इन न्यूयॉर्क, उसकी शॉप न्यूयॉर्क में, सेलिंग इंडियन गुड्स एंड ऑल दीज गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम इंडिया। इन दिस केस देयर इज नो बिजनेस कनेक्शन। हाउएवर इफ एसएससी इज कैरिंग आउट एनी अदर एक्टिविटी इन इंडिया, इट विल बी कंसीडर्ड टू बी बिजनेस कनेक्शन। अदर एक्टिविटी मतलब वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करा के बाहर मंगा ले, बिजनेस कनेक्शन। इफ in the above case the SSC has manufacturing unit in India, it will be considered to be business connection, जो मैंने अभी बोला। ठीक है, दूसरा नॉन रेजिडेंट क्या कर रहा है, एक नॉन रेजिडेंट है, दूसरा केस, दूसरा एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन कौन सा हुआ कि नॉन रेजिडेंट इंडिया आता है, गुड्स परचेज करता है, चला जाता है। एक्सेप्शन नंबर टू है नॉन रेजिडेंट। ये पर्सन नॉन रेजिडेंट है, ये बंदा क्या करता है, ये न्यूज एजेंसी चलाता है, राइट, न्यूज एजेंसी चलाता है। न्यूज एजेंसी, ये न्यूज एजेंसी का पार्ट है, ये मीडिया का पार्ट है, राइट। और ये क्या करता है, वहां पर इसका ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग करता है न्यूज की। इंडिया में बड़ी अच्छी न्यूज मिलती है, इसकी टीम आती है इंडिया और न्यूज इकट्ठा करती है, लोगों से बात करती है, आपका क्या व्यू है, आप बताओ। लोगों के मुंह में माइक घुसा घुसा के बातें करते हैं ना कि आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। तो वो न्यूज व्यूज इकट्ठे करते हैं इंडिया आके खूब। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ, सब आ जाओ और खूब न्यूज इकट्ठी करो तुम, लेकिन इंडिया में चला मत देना, इस न्यूज को इंडिया में चलाना मत। खूब आओ, इंडिया से न्यूज और व्यूज को इकट्ठा करो और यहां से चले जाओ, अपनी कंट्री में जाके अपने लोगों को दिखाओ, वहां कमाई करो उसके ऊपर। इंडियन लोगों को अगर तुमने हमारी ये न्यूज दिखाई, टैक्स देना पड़ेगा यहां पर। क्यों? क्योंकि भैया जब इंडियन लोगों को दिखाओगे तो उनसे कमाओगे भी, कमाओगे तो थोड़ा हमें भी दे दो टैक्स, राइट। तो फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर अगर कोई न्यूज एजेंसी, कोई भी ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग एजेंसी अगर इंडिया में आती है और वो न्यूज और व्यूज इकट्ठे करती है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, जाओ। उसके बाद चाहे उसकी मैगजीन बना के प्रिंट करो, चाहे न्यूज़पेपर में प्रिंट करो, चाहे ऑनलाइन लोगों को न्यूज दिखाओ, चाहे जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे दिखाओ, बट अपनी कंट्री में जाके दिखाओ। हमारे इंडिया में उसको मत दिखाना, इंडिया में मत दिखाना, आप एग्जेम्पशन मिल जाएगी, कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने इंडिया में इसको दिखा दिया तो बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा, बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो पहली कैटेगरी, पहला एक्सेप्शन, इंडिया से आओ, गुड्स परचेज करो और जाओ। दूसरा कनेक्शन जो नहीं मानेंगे, दूसरा कनेक्शन नॉन रेजिडेंट, इंडिया में आओ, न्यूज इकट्ठे करो, व्यूज इकट्ठे करो, जाओ, उसको दिखाओ अपनी कंट्री। तीसरा केस फिल्म प्रोडक्शन में क्या भाई, इंडिया के बाहर बहुत सारी फिल्म कंपनी है, पिक्चर बनाती है, मूवी बनाती है। इंडिया में आए वो, इंडिया में आके उन्होंने क्या किया, एक पिक्चर बनाई, बड़ी अच्छी उनको लोकेशन मिली, राइट। उन्होंने कहा इस लोकेशन पे पिक्चर बनाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा वेलकम है आप लोगों का, आप आओ इंडिया में खूब पिक्चर बनाओ, किसी भी इंडिया के कोने में बैठ के पिक्चर बनाओ, बट इंडिया में उसको दिखाना मत किसी को, उसको सेल करना है अपने इंडिया के बाहर जाके, अपनी कंट्री में सेल करना। लेकिन अगर तुमने वो पिक्चर इंडियंस को दिखाई, वो पिक्चर अगर इंडिया में तुमने चला दी, राइट, उसको इंडिया में तुमने रिलीज किया, तो वो बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा और आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो ये फ्रेंड्स 3 एक्सेप्शन है कि आप गुड्स को इंडिया में आओ, परचेज करो और जाओ। आप न्यूज एजेंसी हो, इंडिया में आओ, न्यूज इकट्ठी करो और जाओ। आप फिल्म प्रोड्यूस करते हो, आप इंडिया में आओ, पिक्चर बनाओ, शूटिंग करो और जाओ।
ये 3 कैटेगरी, बस इन तीनों को बोला आपके लिए एग्जिबिशन है, देयर इज नो बिजनेस कनेक्शन। लेकिन अगर आप गुड्स परचेस करने आओगे कोई और एक्टिविटी नहीं करोगे इंडिया में। अगर आप न्यूज इकट्ठी करने आओगे तो इंडियन लोगों को दिखाओगे नहीं, यहां पर कहीं प्रिंट नहीं करोगे, कहीं इसको शो नहीं करोगे। तीसरा, आप इंडिया में पिक्चर बनाने आओगे, यहां इंडिया में पिक्चर को रिलीज नहीं करोगे, राइट? अगर आपने इनमें से कुछ कर दिया तो आपको फिर बिजनेस कनेक्शन बना देंगे, और बिजनेस कनेक्शन एक बार बना, इनकम इंडिया में एक्रू और अराइज मान ली जाएगी और इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। अब इंडिया में कितनी एक्रू अराइज होगी वो कौन डिसाइड करेगा? असेसिंग ऑफिसर। वो मुझे नहीं करना, वो असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा एज पर रूल 10। एज पर रूल 10 असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा, मुझे करना ही नहीं उसमें कुछ भी। ठीक है, चलो जी। तो बिजनेस कनेक्शन हमें समझ में आता है थोड़ा थोड़ा, अभी और चीजें आएंगी अभी आगे, अभी खत्म थोड़ी ना हुआ, आज का पूरा क्लास इसी के ऊपर है। ठीक है, 3 इसके एक्सेप्शन भी आ गए राइट, 3 इसके एक्सेप्शन भी आ गए। फिर ये तीनों एक्सेप्शन देख लो। देखो, पहला एक्सेप्शन जो मैंने पढ़ दिया था जहां पर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया था। दूसरा एक्सेप्शन था नॉन रेजिडेंट। देखो, पहला भी नॉन रेजिडेंट, ये भी नॉन रेजिडेंट, ये भी नॉन रेजिडेंट और ये भी नॉन रेजिडेंट, तीनों नॉन रेजिडेंट के ऊपर है। रन क्या करता है? न्यूज एजेंसी, पब्लिशिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल आउटसाइड इंडिया। नो इनकम विल बी कंसिडर्ड इन इंडिया इफ, राइट, इंडिया फ्रॉम एक्टिविटीज लिमिटेड टू गैदरिंग न्यूज एंड ओपिनियंस इन इंडिया। कह रहा है इंडिया में आते हो, न्यूज इकट्ठी करते हो या लोगों की ओपिनियंस इकट्ठी करते हो आप, उस तक कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर सेंडिंग अब्रॉड, और उसको बाहर भेज देते हो। हाउएवर इफ द न्यूज़पेपर और अदर पब्लिकेशन आर सोल्ड इन इंडिया, अगर वो इंडिया में तुमने बेच दी न्यूज, उस केस में, राइट, इफ द न्यूज और व्यूज आर ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट इन इंडिया, देयर विल बी अ बिजनेस कनेक्शन, राइट। ऐसे ही नॉन रेजिडेंट डूइंग शूटिंग ऑफ एनी सिनेमाटोग्राफिक फिल्म in India, there is no business connection, but if such film is being shown in India, there will be business connection. ठीक है, अब एक इसमें एक्सप्लेनेशन जोड़ी गई, सेक्शन 2A, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, राइट। उस बंदे ने अपना इंडिया में कोई एजेंट भी नहीं बैठाया, वो इंडिया में कुछ आया भी नहीं, वो इंडिया के बाहर बैठा है, वो इंडिया के बाहर बैठा है, वो इंडिया आता ही नहीं, इंडिया में उसका कोई एजेंट भी नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, सिग्निफिकेंट मतलब तो सब समझते हो, सिग्निफिकेंट मतलब एक अच्छा खासा इकोनॉमिक प्रेजेंस है उसकी इंडिया के अंदर, राइट। क्या कह रहा है? देखो, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट, अप्लाई हो रहा है नॉन रेजिडेंट पे। ये सब नॉन रेजिडेंट के लिए बने, क्योंकि गड़बड़ वही कर रहे हैं बैठ के। रेजिडेंट क्या है? वो तो आ रहा है, इंडिया आ रहा है, उसको पकड़ना आसान है। नॉन रेजिडेंट बाहर बैठा है, वो आता ही नहीं कभी इंडिया, राइट। शैल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का क्या मतलब है? इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स, सर्विसेज और प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय नॉन रेजिडेंट विद एनी पर्सन in India, including provision of download of data or software in India and aggregate of payment arising from such transaction or transactions during the previous year is exceeding 2 crore rupees. क्या कह रहा है समझना। कह रहा है एक बाहर बंदा बैठा है और नॉन रेजिडेंट है, एक बाहर बंदा बैठा है और वो नॉन रेजिडेंट है। कौन है? नॉन रेजिडेंट। बाहर बंदा बैठा है, इसकी अपनी एक वेबसाइट है, अपनी एक वेबसाइट है www, सब लोगों ने देखी है वेबसाइट, राइट। अब ये वेबसाइट पे क्या करता है? इसके सॉफ्टवेयर्स हैं, इसने अपने सॉफ्टवेयर यहां पर रखे हुए हैं, इसका कुछ डेटा होता है यहां पर, वो इस वेबसाइट के ऊपर है। और वेबसाइट कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो वर्ल्ड में आप। इंडिया के लोग जाते हैं, इस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं और इससे सॉफ्टवेयर परचेस कर लेते हैं, डेटा डाउनलोड करते हैं। कहां? इंडिया में। वेबसाइट कहां है? यूएस में। किसकी है? नॉन रेजिडेंट की, राइट। कौन डाउनलोड कर रहा है? इंडियन। कह रहा है इंडियन आपकी वेबसाइट डाउनलोड कर रहे हैं, आपका डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, कह रहे हैं ये इनकम हम इंडिया में एक्रू और अराइज मानेंगे। मतलब आपने, मतलब मैं इंडिया में बैठा हूं और मैं किसी ऐसी कंपनी को सर्च करता हूं, वो फेमस हो गई। कुछ कंपनी छोटी मोटी होती है, उससे थोड़ा बहुत बिजनेस कर लिया, कह रहे हैं थोड़े बहुत से हमें मतलब नहीं है। आपके पास जब हमसे अच्छा खासा बिजनेस आना चालू हो जाएगा, हमारे इंडियंस आपके पास अच्छा खासा बिजनेस देना शुरू कर देंगे। छोटे मोटे में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, छोटे मोटे को हर एक को जाके कौन पकड़ेगा, लेकिन एक सर्टेन लेवल से ऊपर आपके ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। कितने? कह रहा है इंडियंस जो है 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस आपको दे चुके, 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर आपने इंडिया से निकाल लिया। कह रहे हैं नाउ इट इज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, यू आर सिग्निफिकेंटली इकोनॉमिकली प्रेजेंट इन इंडिया।
राइट? आप इंडिया आ नहीं रहे, आपका इंडिया में बिजनेस नहीं है, आपका इंडिया में कोई एजेंट नहीं है, आप इंडिया में कुछ नहीं, आप तो कहते हो जी आपकी वेबसाइट से लोग आते हैं और खरीद लेते हैं। पेमेंट किस में करते हैं? यूएसडी में। आजकल तो हर कार्ड में वो यूएसडी में पेमेंट हो जाती है ना। वो कह रहा है मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा इंडिया के अंदर। कह रहे कोई बात नहीं, हमारे लोग आपको बिजनेस दे रहे हैं और आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है इंडिया के अंदर। कितना? कह रहे हैं छोटे मोटे को हम नहीं छुएंगे, आप थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन कर लेते हो इंडिया में, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को थोड़ी ना पकड़ेंगे, लेकिन लिमिट लगा दीजिए 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए तक का अगर आपने बिजनेस इंडिया से किया तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। अब आपके माइंड में डाउट आएगा पकड़ेंगे कैसे कि ये 2 करोड़ का हुआ है? फ्रेंड्स आजकल ना आईपी एड्रेस के थ्रू सारी ट्रैकिंग होती है। गवर्नमेंट चाहे कुछ करे ना करे, लेकिन गवर्नमेंट के पास ट्रैकिंग पूरी है। वो हो सकता है इस 2 करोड़ वाले को अभी छुए ना, क्योंकि अभी फ्रेंड्स क्या है, ये रूल्स बड़े अर्ली स्टेज पर है, ये रूल्स बन रहे हैं अभी, तो इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अभी पूरी तरह है नहीं, पूरी तरह अभी इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है नहीं। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये थ्योरी आएगी, थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी, राइट? तो फ्रेंड्स अभी गवर्नमेंट पकड़े ना चाहे, लेकिन आईपी के थ्रू सारी ट्रैकिंग हो रही है, सारा आईटी रेडी है। कभी भी इन कंपनी को पकड़ा जा सकता है, या तो इनको ब्लॉक कर दिया जाएगा इंडिया के अंदर अगर इन्होंने इंडिया में टैक्स नहीं दिया, या फिर इनको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे नॉन रेजिडेंट अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी इंडिया में, आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, और जो इंडिया से बिजनेस आया वो देना पड़ेगा। अब ये डिसाइड कौन करेगा इंडिया में कितना है? भाई 2 करोड़ की टर्नओवर हुई तो 2 करोड़ का सारा इंडिया में तो नहीं है, उसका कुछ पोर्शन तो बाहर का भी होगा, क्योंकि उसका सारा सेटअप बाहर है। भाई इंडिया से टर्नओवर 2 करोड़ की हुई है, बट सारी इनकम इंडिया की थोड़ी ना है, उसमें कुछ पोर्शन उनका भी होगा, कुछ हमारा होगा। अब ये डिसाइड कौन करेगा? असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर, मुझे अभी कुछ डिसाइड नहीं करना। रूल 10 याद रखना, रूल 10 असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा, खत्म बात। बट यस, इन दिस केस बिजनेस कनेक्शन, तो आपको बस समझना है, जो वो क्या समझना है, सिचुएशन क्या है। एक कंपनी बाहर बैठी हुई है, उसकी अपनी वेबसाइट है, उसकी अपनी ऐप है, वहां से लोग जाते हैं माल खरीदते हैं, इंडियन यूएसडी में पेमेंट करें चाहे एनआर में करें, डजेंट मैटर। इंडिया से उसको जो बिजनेस मिलना शुरू हो गया है वो 2 करोड़ क्रॉस कर गया। 2 करोड़ क्रॉस कर गया, भाई साहब बिजनेस कनेक्शन है, आपको इंडिया में टैक्स देना है। इट इज इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया। बेसिकली इट इज डीम्ड टू बी अक्रूराइज इन इंडिया, राइट? इंडिया में हो नहीं रही लेकिन हमने मान ली। चलो जी, और केस देख लेते हैं इसके अलावा। तो एक तो ये 2 करोड़ का केस हो गया। दूसरा उन्होंने बोला या फिर सिस्टमैटिक कंटिन्यूअस सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज और एंगेजिंग इन इंटरेक्शन विद यूजर्स इन इंडिया एंड द नंबर ऑफ यूजर शुड बी एटलीस्ट 3 लाख। वो कह रहे हैं आपका 2 करोड़ बिजनेस क्रॉस नहीं किया, लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली इंडिया के अंदर क्या कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली बिजनेस एक्टिविटीज लाने की कोशिश कर रहे हो इंडिया से, और आपने अपनी कोई ऐप लॉन्च कर दी, अपनी कोई वेबसाइट लॉन्च कर दी, जिसके ऊपर आपका यूजर बेस जो है 3 लाख क्रॉस हो चुका है। आपका यूजर बेस 3 लाख क्रॉस हो गया, राइट? एक फ्री गेम ऐप आ गई, फ्री एक गेम ऐप स्टार्टिंग में जारी जो गेम ऐप आती है वो क्या करते हैं, वो लोग फ्री पहले बांट देते हैं, बाद में वो चार्ज करना शुरू करते हैं। तो उनका टारगेट क्या होता है, चैरिटी करना? नहीं, वो आज नहीं कल चार्ज करेंगे। तो प्लानिंग क्या है, बिजनेस एक्टिविटी। प्लानिंग बिजनेस एक्टिविटी है। उस बिजनेस एक्टिविटी के तहत उन्होंने क्या किया, एक अपनी ऐप लॉन्च की। ऐप लॉन्च की, वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर दी, वर्ल्ड वाइड लोग आने लगे उनकी ऐप के ऊपर, बढ़िया गेम था, खूब खेलने लगे दबा के, राइट? इंडियन लोग भी पहुंच गए वहां पर, कितने, 3 लाख। 3 लाख क्रॉस हो गया यूजर बेस। कह रहे हैं उस केस में आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। टर्नओवर आपकी भले ही 2 करोड़ क्रॉस नहीं की, लेकिन आपका यूजर बेस 3 लाख क्रॉस कर चुका है। नाउ इट इज बिजनेस कनेक्शन। और एक बार बिजनेस कनेक्शन बन गया फ्रेंड्स, 3 लाख का मतलब अच्छा खासा यूजर बेस आप हमारा लेके बैठे हो, हमारे यूजर से ही तो कमाओगे, तो हमें भी टैक्स दो, राइट? जरूरी नहीं है कि आपने बिजनेस इंडिया में बैठ के किया हो, जरूरी नहीं है आपने बिजनेस इंडिया में बैठ के किया हो, इंडिया के बाहर बैठ के भी आप इंडिया से कमा रहे हो, इट इज बिजनेस कनेक्शन। और इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया होगी, लेकिन मुझे निकालनी नहीं है कितनी इंडिया में और कितनी की बाहर, वो असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा, राइट? चलो जी, फर्दर द अबव ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज शैल कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया वेदर और नॉट। जो ऊपर एक्टिविटीज बताई हैं, राइट, ये इंडिया में एक्रू और अराइज मानी जाएंगी, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाएगा, वेदर और नॉट, चाहे एग्रीमेंट फॉर सच ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज एंटर्ड इन इंडिया, चाहे इंडिया में उसके लिए कोई एग्रीमेंट हुआ हो या ना हुआ हो। आप ये बोलोगे कि मैंने इंडिया में सेल किया लेकिन मेरा इंडिया में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, एग्रीमेंट तो मेरा इंडिया के बाहर हुआ। वो कह रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे इंडिया के बाहर एग्रीमेंट हो चाहे इंडिया के अंदर एग्रीमेंट हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। चाहे प्लेस ऑफ बिजनेस आपका इंडिया में हो या नहीं हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक नॉन रेजिडेंट इंडिया में सर्विस रेंडर करे या ना करे, हमें फर्क नहीं पड़ता।
यानी आप ये कह के बच नहीं सकते कि मैंने इंडिया में सर्विस नहीं दी, मैंने आपके लोगों से पैसा जरूर लिया बट सर्विस तो मैंने यूएस में दी। वो कह रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं एग्रीमेंट मैंने यूएस में किया, कह रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहा है मेरा ऑफिस या घर इंडिया में नहीं है, बाहर है, कह रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। कह रहे हैं बस हम ये दो चीजें देखेंगे कि आपके पास इंडियंस से 2 करोड़ का बिजनेस आ गया है, बिजनेस कनेक्शन, आपके पास 3 लाख इंडिया का यूजर बेस आ गया है, बिजनेस कनेक्शन। बस हम ये देखेंगे, बात खत्म, बात खत्म। राइट कुछ क्वेरीज आई हैं। राइट पायल गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैंने चैट बॉक्स ही नहीं देखा आज, मैं तब से पढ़ाने में लगा हूं, अभी मेरी चैट बॉक्स बनेगा भी। पायल ने लिखा सर प्लीज जीएसटी का भी क्लासेस रेगुलर बैच फॉर जून 26। पायल अभी जीएसटी का प्लान नहीं है, बट एकदम प्लान नहीं है, बट जीएसटी प्लान में है, बट अभी नहीं मिल पाएगा। राइट अभी मैं बहुत सारी और चीज़ों में भी लगा हुआ हूं, तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। राइट अनमोल सर ये रेगुलर लेक्चर है? बिल्कुल अनमोल, रेगुलर लेक्चर है। आज 8वीं क्लास है अपनी, हर ऑल्टरनेट डे में होती है, मंडे वेंसडे फ्राइडे, 3 दिन होती है हफ्ते में, 2 घंटे की क्लास डेली 8 से 10। कई बार वो 9:30 खत्म हो जाती है, कई बार वो 10:30 भी खत्म होती है, बट शेड्यूल 2 घंटे की है। ठीक है, सारे सिलेबस बिल्कुल इनकम टैक्स एंड टू एंड पूरा कवर होगा। राइट हमारे चौथा चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है, दूसरा चैप्टर हमारा जो एडवांस टैक्स था वो हो गया, दूसरा चैप्टर हमने टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट किया, तीसरा एडवांस टैक्स किया, और अब चौथा ये चल रहा है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस, जो कि आज खत्म हो जाएगा। जो नए हैं प्लीज मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहां पर सारे लेक्चर हैं, आप वहां से सारे लेक्चर देख लेना एक बार। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स का लिंक है, उस लिंक पे आपको पुराने सारे लेक्चर भी मिलेंगे और अब का भी पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ठीक है जी, चलो ये फ्रेंड्स अपना हो गया क्या, बिजनेस कनेक्शन, कि बिजनेस कनेक्शन बना देंगे, चाहे आप जो मर्जी बहानेबाजी मारो, हम नहीं सुनेंगे। बस हम क्या देखेंगे, इंडिया से 2 करोड़ का बिजनेस आपके पास चला गया, बिजनेस कनेक्शन। इंडिया का 3 लाख यूजर आपके पास है, बिजनेस कनेक्शन। चाहे इंडिया में आप एग्रीमेंट करो या मत करो, चाहे इंडिया में आप सर्विस दो या मत दो, चाहे इंडिया में आपका ऑफिस या घर हो या ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा आपकी ये बहानेबाजी, ये जो 3 बहानेबाजियां आप मारते हो वो नहीं चलेंगी, कि जी मैंने तो इंडिया में मैंने तो इंडिया में एग्रीमेंट ही नहीं किया, मैं तो इंडिया में सर्विस ही नहीं देता, मेरा तो इंडिया में ना कोई घर है ना ऑफिस है, मेरा कोई एजेंट भी नहीं है। कह रहे हैं हम क्या करें, बिजनेस कनेक्शन, सीधी सी बात। और क्लासेस पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल पे जब आप क्लिक कर, आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक किया है, तो जो मैं लाइव रोज डालूंगा उसके नोटिफिकेशन भी आपको पहुंचेंगे। ठीक है, चलो आगे एक और नया एक्सप्रेशन देखो फ्रेंड्स, क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या करती है, शुरू में एक लॉ बनाती है, उस लॉ को बनाने के बाद उसके अंदर एक सेक्शन होता है, एक पर्टिकुलर आइटम से डील करता है, फिर हम लोग उस लॉ को तोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर गवर्नमेंट उसमें कुछ कुछ चीजें ऐड करती है उनको हैंडल करने के लिए। तो ये जो एक्सप्लेनेशन 2A डाली गई है, ये जो उन कंपनीज ने, जो बाहर बैठे हुए लोगों ने गड़बड़ करने की कोशिश की, उसको क्लैरिफाई किया कि हम इसको भी कवर कर देंगे, ऐसी एक्टिविटी भी मत करो, करोगे तो हम कवर कर देंगे। फिर जब और गड़बड़ हुई तो एक और एक्सप्लेनेशन डाल दी, तो ऐसी एक्सप्लेनेशन ऐड होती रहती है, जैसे जैसे गड़बड़ होंगी, लोग जितनी तरह की गड़बड़ करेंगे, आपको नई गड़बड़ के लिए एक एक्सप्लेनेशन, कोई ना कोई सेक्शन के अंदर नया सब सेक्शन, कोई ना कोई प्रोवाइजो, कुछ ना कुछ चीजें में ऐड होती रहेगी। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन 3A क्या बोलती है, द इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस कनेक्शन शैल इंक्लूड इनकम। कह रहा है ये जो नीचे बता रहे हैं ये भी बिजनेस कनेक्शन में मानी जाएगी, ये भी बिजनेस कनेक्शन। कौन सा बिजनेस कनेक्शन, सच एडवर्टाइजमेंट विच टारगेट्स कस्टमर हु रिजाइड्स इन इंडिया। आप एडवर्टाइजमेंट करते हो जिसका टारगेट है कौन सा, कस्टमर रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया में जो रहता है वो टारगेट है, और एक कस्टमर हु एक्सेसेस द एडवर्टाइजमेंट थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। क्या कह रहा है बता देता हूं भाई देखो, एक कंपनी का नाम सबने सुना होगा, गूगल। राइट, गूगल का नाम सबने सुना है। राइट, ये गूगल कहां बैठी है, गूगल यूएसए, ये हमारा इंडिया, ये हमारा इंडिया, ये गूगल। अब गूगल जो है, राइट, गूगल क्या करती है, गूगल के पास एक कंपनी है यूट्यूब,
जिस पे आज बैठ के हम लोग लाइव देख रहे हैं इस राइट चैप्टर को, इस क्लास को लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर, बाद में इसकी रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे। अब यूट्यूब पर आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि यूट्यूब पर आप जब कोई वीडियो चलाते हो तो कई बार आपको शुरू में ऐड आता है, कई बार वो ऐड स्किप कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है कि थोड़ा सा देख के आप उसको स्किप कर सकते हो, और कई बार वो नॉन स्किपेबल ऐड होते हैं। यानी यूट्यूब क्या करता है, अर्निंग कहां से है यूट्यूब की अर्निंग है उन एड से पैसा कमाता है। ठीक है, अब एक है चाइना के अंदर फ्रेंड्स काफी सारी कंपनी बैठी है, वो जो माल कहां बेचती है, इंडिया में। अभी राखी आ रही है, रक्षाबंधन आ रही है अभी अगस्त में, तो राखी आएंगी इंडिया के अंदर चाइनीज, फिर दिवाली आएगी इंडिया के अंदर, पटाखे तक चाइनीज आएंगे, खूब बिकेंगे आके। फिर होली आएगी, होली पे बलून, आजकल वो आते हैं ना इकट्ठे आप बलून फुला लो लगा के, वो सब चाइनीज आ रहे हैं, चाइनीज कलर आएंगे, चाइनीज पिचकारियां आएंगी, इंडिया के अंदर इनका दबा के खूब माल बिकेगा। अब ये चाइना वाली कंपनी क्या कहती है, देखो फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, अब इंडिया में एडवर्टाइजमेंट करने का टाइम आ गया है। वो क्या करती है, वो यूएस वाली कंपनी जो यूट्यूब है उसको बोलती है कि मेरा ऐड चलाओ। अब यूट्यूब को जब आप ऐड चलाते हो ना, तो आप बता सकते हो कि आपका टारगेट कस्टमर कौन सा है, आप उनके पूरे डेमोग्राफिक्स वगैरह सेट कर सकते हो कि कौन सी कंट्री में चलेगा, किस एज ग्रुप को चलेगा, किस इंटरेस्ट वाले लोगों को चलेगा, क्योंकि यूट्यूब के पास आपका पूरा डेटा है। यूट्यूब के पास आपका पूरा डेटा है कि आप क्या चीजें देखते हो, क्या देखना पसंद करते हो, क्या देखना नहीं पसंद करते हो, क्या एज है आपकी, आप क्या करते हो, सब पता है गूगल को, आपका सारा डेटा उनके पास है। चाइना वाली कंपनी ने बोला इस एज वाले लोगों, ऐसे इंटरेस्ट वाले, इसके लोगों को ये ऐड दिखाओ। यूट्यूब ने ऐड दिखाना शुरू कर दिया इंडियन पॉपुलेशन को ये ऐड चलना शुरू हो गया। चाइना वाली कंपनी इसको पेमेंट कर रही है। इसने यूट्यूब वाली कंपनी ने चाइना वाली कंपनी से दबा के पैसा कमाया, और चाइना के पास ऑर्डर पहुंचे, राइट। तो चाइना के पास जो ऑर्डर पहुंचे वो तो चाइना वाली कंपनी से हम वसूल कर लेंगे, वो तो कवर हो जाएगा बिजनेस कनेक्शन में। 2 करोड़ के ट्रांजैक्शन, 3 लाख का यूजर बेस कवर हो गया। वहां बात आती है यूट्यूब की, क्या यूट्यूब की अर्निंग इंडिया में एक्रूराइज होती है, नहीं होती है? यूट्यूब कह रहा है मैं तो यूएस की कंपनी हूं, बाहर बैठी हूं, मुझे क्या मतलब, मैंने तो ऑनलाइन ऐड चलाया, आपके लोगों ने देखा, राइट। तो फ्रेंड्स यहां पर गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आप कोई ऐसे ऐड चलाते हो जो कि इंडियन कस्टमर को टारगेट करेगा, आप कोई ऐसे ऐड चलाते हो जो इंडियन कस्टमर को टारगेट करेगा, उससे आपकी जो अर्निंग आएगी वो भी इंडिया में एक्रू और अराइज मानी जाएगी। यह बिजनेस कनेक्शन इंडिया माना जाएगा, यह भी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। और यूट्यूब को बोला कि भैया आप भी इंडिया में टैक्स निकालो, कितना असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा, वो हमने नहीं करना, हमें केवल ये बताना ये बिजनेस कनेक्शन है या नहीं है। इट इज बिजनेस कनेक्शन, क्योंकि यू आर टारगेटिंग कस्टमर्स सिटिंग इन इंडिया, और यू आर टारगेटिंग कस्टमर राइट थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, थ्रू आईपी एड्रेसेस इन इंडिया। और ये सारी ट्रैकिंग फ्रेंड्स आईपी से बड़े आराम से हो जाती है। कौन सी किस कंपनी ने ऐड चलाए, किस आईपी के थ्रू, किसने देखे, गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा है, गवर्नमेंट के पास, राइट। तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल में जो हमने पहली लाइन पढ़ी वो यही बोल रहा है कि जो ये यूट्यूब जैसी कंपनी है, जो दूसरी किसी कंपनी से, वो कहते हैं पैसा आ रहा है कहीं और से, राइट, हम यूएस में बैठे हैं, हम तुम्हें टैक्स क्यों दें, गवर्नमेंट कहती है हमें टैक्स देना पड़ेगा, राइट। सच एडवर्टाइजमेंट विच टारगेट्स कस्टमर्स हु रिजाइड्स इन इंडिया, इंडिया में रहते हुए कस्टमर्स को अगर आप टारगेट करोगे बिजनेस कनेक्शन बनेगा। दूसरा उन्होंने क्या बोला, सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ए पर्सन हु रिजाइड्स इन इंडिया फ्रॉम ए पर्सन हु यूजेस इंटरनेट प्रोटोकॉल लोकेटेड इन इंडिया। ये क्या कह रहा है, देखो जी, ये कह रहा है जी एक यूएस में कंपनी है, राइट, ये इंडिया है, एक यूएस में कंपनी है, ये इंडिया है। इसने क्या किया, इंडिया के अंदर बहुत सारी शॉप्स है, कितनी पता ही नहीं कितनी, बहुत शॉप है, राइट। इंडिया में एक कंपनी ने क्या किया, एक कंपनी ने इन सबका डेटा इकट्ठा कर लिया इनसे। ये क्या करते हैं, गारमेंट का बिजनेस है, सबका गारमेंट का बिजनेस है, तो गारमेंट का डेटा इकट्ठा कर लिया। किसी का शूज का बिजनेस है तो शूज का डेटा अलग इकट्ठा कर लिया। आपको पता है इंडिया में डेटा सेल होता है दबा के आपका। आप जब कहीं पर डेटा दे के आते हो, आप जाते हो शॉप पे, वो कहते हैं जी फीडबैक फॉर्म भर दो, वो आपने फीडबैक फॉर्म भर दिया, बहुत बढ़िया, आप भर के आ गए, हायर चांसेस है वो डेटा सेल होने वाला है आपका, क्योंकि जो ये गारमेंट बिजनेस के पास जो डेटाबेस है वो रियल गारमेंट के कस्टमर्स का डेटाबेस है, वो रियल डेटा है, बिल्कुल राइट, असली डेटा है, बड़े अच्छे रेट पे बिकता है। तो इसने क्या किया, इकट्ठा इनसे खरीद लिया सारा ये बंदा। अब ये बंदा यूएस की इस कंपनी को कहता है डेटा खरीदोगे, मेरे पास है डेटा,
वो कहता है खरीदेंगे। उसने कहा अच्छा ले लो, उसने इसको डेटा दे दिया, इसने इसको पेमेंट कर दिया। यूएस की कंपनी इंडिया से डेटा खरीद रही है, यूएस की कंपनी इंडिया से डेटा खरीद रही है, गवर्नमेंट कह रही है कोई बात नहीं, बच नहीं पाओगे, इट इज बिजनेस कनेक्शन। कह रहे हैं इट इज बिजनेस कनेक्शन, इट इज बिजनेस कनेक्शन। आपने हमारे इंडियंस का डेटा खरीदा है, आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, ये इनकम जो आपकी होगी इससे, राइट। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, अच्छा इसकी इनकम कैसे होगी, सोचो, इसे तो खरीदा है अभी। अब ये क्या करेगा, यूएस के अंदर मल्टीपल लोगों को बेच देगा। जो गारमेंट्स का बिजनेस है, राइट, अलग अलग गारमेंट्स के सप्लायर होंगे जो ऑनलाइन माल बेचते होंगे, इनको बेच देगा। अब ये क्या करेंगे, इंडियन कस्टमर को टारगेट करेंगे। यही तो होने वाला है कि भाई यूएस की कंपनी ने इंडियन कंपनी से डेटा खरीदा और यूएस में या अलग अलग जगह बेच दिया। अब ये लोग फिर इंडियन को ही टारगेट करेंगे। तो पहले तो उन्होंने बोला यूएस कंपनी को कि जो तुम बेच रहे हो ना इस डेटा को फर्दर, इससे तुम्हारी कमाई होगी, दैट इज बिजनेस कनेक्शन इंडिया। पहली चीज तो ये हो गई, दिस इज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, राइट। और दूसरा फ्रेंड्स, जो आपने किसी और को बेचा, अब ये बंदे जब इंडियन कस्टमर को टारगेट करेंगे, ये बंदे जब इंडियन कस्टमर को टारगेट करेंगे इस डेटा के थ्रू, इट इज ऑल्सो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, राइट। चाहे तुम डेटा खरीद के उस डेटा को बेचो, चाहे उस डेटा के थ्रू तुम माल बेचो, ये सब बिजनेस कनेक्शन है। और इनसे जो भी तुम्हारी इनकम होने वाली है, दैट विल बी इनकम एक्रू, डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। मैं रिपीट कर देता हूं, इंडियन पर्सन ने यूएस की कंपनी को, इंडियन पर्सन ने किसी यूके की कंपनी को, इंडियन पर्सन ने किसी चाइना की कंपनी को, इंडियन पर्सन ने इंडिया के बाहर किसी भी कंपनी को डेटा बेच दिया और उस डेटा को यूएस का बंदा या जो भी बंदे ने खरीदा वो फर्दर सेल कर रहा है। इस सेलिंग से जो उसकी इनकम होगी, दैट विल बी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। क्योंकि इंडियन कस्टमर्स का डेटा सेल हुआ है, वो कह रहे हैं एक्टिविटी इंडिया में नहीं हुई, कह रहे हैं हमें पता है एक्टिविटी इंडिया में नहीं हुई, लेकिन हमारे लोगों का तुमने डेटा सेल किया है, इट इज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। फिर उनको बोला जिन्होंने खरीदा, उन्होंने बोला बेटा तुमने खरीद तो लिया है, कोई बात नहीं, छोड़ेंगे तुम्हें भी नहीं, छोड़ेंगे तुम्हें भी नहीं, तुम माल बेच के दिखाओ हमारे यहां, तुमने माल हमारे यहां बेचा, इट इज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। पहली चीज तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, वो 2 करोड़ 3 लाख वाली कंडीशन में भी ये फंसेंगे, फिर यहां पे फंसेंगे, राइट। मतलब इट इज बिजनेस कनेक्शन। हर तरफ से उनको एक जाल बुना जा रहा है, हर तरफ से इनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके जो हमारे बिजनेस को बाहर चला जाता है, जो हमें पता नहीं चलता बट एक्चुअली बिजनेस चल रहा है, उनको पकड़ के इंडिया में टैक्स करो, राइट। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको एक साथ बता दिए, ये दूसरा और तीसरा एक साथ कवर कर दिए। पहला पॉइंट वो वाला जो डेटा खरीद के डेटा बेच दिया, डेटा खरीद के यूएस वाले ने डेटा बेचा, वो दूसरे में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ए पर्सन रेजिडेंट्स इन इंडिया, इंडिया में बंदा रहता है, उससे डेटा खरीद के बेच दिया, राइट। और दूसरा बोलता है सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ए पर्सन हु रिजाइड्स इन इंडिया, इंडिया में जो बंदा रहता है उससे डेटा खरीद के उससे माल बेच दिया, माल बेचा उस डेटा के बेसिस पर, कह रहा तुम भी कवर, राइट। तो ये फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन 3 है। फिर एक सेकंड पॉइंट आया, इफ एनी पर्सन इज होल्डिंग ऑफ शेयर, तो ये तो फ्रेंड्स बिजनेस कनेक्शन वाले सारे केसेस हो गए, राइट। जो पहला आपका पॉइंट था, कौन सा, ये पहला पॉइंट, एक पॉइंट अभी मेरा कवर हुआ है कि अगर इंडिया के अंदर बिजनेस कनेक्शन है तो टैक्सेबिलिटी इस तरह से डिसाइड होगी। बिजनेस कनेक्शन के लिए उन्होंने क्या बोला, बिजनेस कनेक्शन के लिए पहले उन्होंने बोला, मैं रिपीट कर देता हूं, पूरा रिवाइज करवा देता हूं एक बारी, राइट। जितना हमने पढ़ा उसको मैं रिवाइज करवा देता हूं। पहला उन्होंने बोला कि भाई आपका इंडिया में अगर कोई एजेंट है, वो आपके बिहाफ पे कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, चाहे वो ऑर्डर इकट्ठे करता है, चाहे वो आपका स्टॉक मेंटेन करता है और गुड्स की डिलीवरी करता है, या आपके बिहाफ पे जो मर्जी कॉन्ट्रैक्ट करे, जो मर्जी एक्टिविटी करे, दैट इज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। इसमें 3 लोगों को छूट दे दी गई, 3 तरह के लोगों को छूट दे दी गई। छूट दी गई पहले तीनों नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट जो कि इंडिया आता है, माल खरीदता है, चला जाता है। दूसरा बंदा इंडिया आता है, गुड्स इंडिया आता है, न्यूज इकट्ठी करता है, सर्वे करता है, व्यूज इकट्ठे करता है, चला जाता है, बाहर टेलीकास्ट करता है। तीसरा पिक्चर बनाते हो, इंडिया में आते हो, पिक्चर बनाते हो और चले जाते हो, शूटिंग करते हो, चले जाते हो, कह रहे हैं आपको एग्जेम्पशन, बस इंडिया में सेल नहीं करनी, इंडिया में दिखाना नहीं किसी को, ठीक है, इनको छूट दे दिया। फिर एक एक्सप्लेनेशन जोड़ दी गई, बोला जी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस भी होगी तब भी आपका बिजनेस कनेक्शन मानेंगे। अब सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मतलब
उन्होंने बोला जी आपका इंडिया के अंदर 2 करोड़ का भी अगर बिजनेस है, चाहे आपका इंडिया में कोई एजेंट नहीं है, चाहे आपने इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, चाहे इंडिया में आपने सर्विस नहीं दी, राइट, चाहे आपने गुड्स की डिलीवरी इंडिया में कियो नहीं कियो, फर्क नहीं पड़ रहा हमें, आपने इंडियंस के साथ, राइट, आपने इंडियंस से ऑर्डर लिए, 2 करोड़ के आपको ऑर्डर मिल गए इंडिया से, तो अब आपको, राइट, इंडिया में टैक्स देना, इट इज बिजनेस कनेक्शन। तो 2 करोड़ की कंडीशन पहली चीज। दूसरा, उन्होंने बोला जी 3 लाख का आपका यूजर बेस हो जाए। इंडिया के अंदर आपने ऐप लॉन्च की या वर्ल्ड वाइड आपने ऐप लॉन्च की, आपने कोई वेबसाइट लॉन्च की, उसके ऊपर इंडिया का 3 लाख का यूजर बेस आपके पास पहुंच गया। क्या इट इज बिजनेस कनेक्शन? इट इज ऑल्सो बिजनेस कनेक्शन। किसने बोला? एक्सप्लेनेशन 2A। फिर एक आई एक्सप्लेनेशन 3A। एक्सप्लेनेशन 3A आई जो डेटा के ऊपर चलता है, डेटा के ऊपर और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो उसमें 3 पार्ट। पहला एडवर्टाइजमेंट, कि आप ऐसे कस्टमर को टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट चलाओगे जो कि इंडियन है, इंडिया में रहते हुए लोगों को टारगेट करके आपने एड चलाई, उस एड से जो आपकी अर्निंग आएगी वो बिजनेस कनेक्शन और इंडिया में डीम टू एक्वायराइज बनी जाएगी। जैसे मेरे एग्जांपल में चाइना वाले ने यूएस में यूट्यूब से एड चलवाए इंडिया को, तो यूट्यूब की जो अर्निंग होगी वो यहां कवर हो जाएगी जो इंडिया से होगी, राइट। दूसरा, सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ए पर्सन, राइट, इंडिया के बंदे से डेटा खरीदा और यूएस में उसको बेच दिया या किसी भी कंट्री में उसको बेच दिया, दैट इज बिजनेस कनेक्शन। तीसरा पार्ट, उस खरीदे हुए डेटा से कस्टमर्स को टारगेट किया, उस डेटा से कस्टमर्स को टारगेट किया और उन कस्टमर्स को माल बेचा, सर्विसेज बेची, कह रहा उससे जो अर्निंग आएगी वो भी बिजनेस कनेक्शन, राइट। तो ये फ्रेंड्स हमने बिजनेस कनेक्शन में अभी तक पढ़ा। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में एक बार लिख देना। राइट, चलो जी, अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले पॉइंट के ऊपर। बिजनेस कनेक्शन हो गया, ठीक है। अगले पार्ट के ऊपर क्या होगा? डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। हम सारा ये क्या कवर कर रहे हैं? डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। दूसरा कहता है फिर, इफ एनी पर्सन इज होल्डिंग शेयर ऑफ एनी इंडियन कंपनी, एनी कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सच शेयर शैल बी कंसीडर्ड टू बी इनकम एक्रूइंग अराइजिंग इन इंडिया इफ शेयर्स वर सोल्ड आउटसाइड इंडिया। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझो। एक कंपनी है ABC लिमिटेड। ये कौन सी कंपनी है? ये एक इंडियन कंपनी है। ABC लिमिटेड इंडियन कंपनी है। इसके बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे। ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसके बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, कुछ इंडिया के अंदर और कुछ यूएसए में भी इसके शेयर होल्डर हैं, राइट। कुछ इंडिया में, कुछ यूएसए में भी इसके शेयर होल्डर हैं। ये यूएसए वाले शेयर होल्डर क्या करते हैं, राइट, ये यूएसए वाले शेयर होल्डर क्या करते हैं, ये यहां से इंडियन कंपनी है, इसके शेयर जो है यूएस में ही किसी को बेच देते हैं, दूसरे शेयर होल्डर को या किसी थर्ड पर्सन को बेच देते हैं कि भाई इंडियन कंपनी है, इसके शेयर तुझे खरीदने हैं खरीद ले। यहां पर अब इसने जो शेयर बेचे, इसका 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। इसने इंडियन कंपनी के शेयर इंडिया के बाहर किसी दूसरे पर्सन को बेच दिए। एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को बेच दिए इंडिया के बाहर ही। क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज मानी जाएगी? आंसर इज यस। कह रहे हैं देखो जी, अगर इंडियन कंपनी है, चाहे उसके शेयर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बेचो, हमें फर्क नहीं पड़ता, आपकी जो इनकम होगी ना, ये डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। और इस 10 लाख पे आपको इंडिया में कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। कितना है कैपिटल गेन टैक्स? शेयर्स पे शॉर्ट टर्म अगर लिस्टेड है 20%, सेक्शन 111A रिवाइज करा रहा हूं, लॉन्ग टर्म 112A 12.5%, 1,25,000 की 112A पे छूट मिलेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स वाले पे 1,25,000 की छूट मिलती है, बट इंडिया में इसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर? तो बस इतना ही लिखा है, लेकिन इसके आगे का इसका जो पार्ट है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो समझने वाला है। यहां पर कह रहा है होल्डिंग शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी इफ एनी पर्सन, वो कह रहा है कोई भी बंदा हो चाहे इंडियन कंपनी के शेयर होल्ड करता है और उसको कैपिटल गेन आता है, ट्रांसफर ऑफ सच शेयर शैल बी कंसीडर्ड टू बी इनकम एक्रूइंग अराइजिंग इन इंडिया। बस वर्ल्ड के किसी भी कोने में तुमने इंडियन कंपनी के शेयर बेचे, वो इंडिया में ही टैक्स होगा, इंडिया में ही एक्रू अराइज माना जाएगा। फिर चाहे तुम कोई भी स्टेटस है तुम्हारा, इंडिया में टैक्सेबल होगा। दूसरा, ये आगे कहता है जी इन केस ऑफ शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी, कह रहा है शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी। अब कह रहा है शेयर है फॉरेन कंपनी के, कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर, कैपिटल गेन शैल बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। एक फॉरेन कंपनी के शेयर्स पे आपको कैपिटल गेन हो गया, तब भी वो इंडिया में एक्रू अराइज होगा। कब? उसमें बोला है इफ द वैल्यू ऑफ द शेयर इट्स बिकॉज ऑफ एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, राइट, और बिकॉज ऑफ बिजनेस इन इंडिया, द
अमेंडमेंट इज टू ओवर रूल द जजमेंट ऑफ वोडाफोन केस। कुछ वोडाफोन का एक केस हुआ था फ्रेंड्स, उस केस के बाद इस लाइन को जोड़ा गया। मैं आपको पूरा प्रोविजन बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है, समझ तो बहुत ब्रीफ में बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे वरना पूरी क्लास इसी में निकल जाएगी। ठीक है, देखो क्या था, नॉर्मल जो रूल था वो ये था जी, एक इंडियन कंपनी के शेयर, राइट, इंडियन कंपनी के शेयर एक नॉन रेजिडेंट जो यूएसए में बैठा है ये सेल कर देता है किसको, दूसरे नॉन रेजिडेंट को जो यूएसए में बैठा है, राइट, ये इसको सेल कर देता है। क्या ये टैक्सेबल होगा? यस टैक्सेबल होगा। ये सिचुएशन तो क्लियर है कि एक इंडियन कंपनी के शेयर कोई भी सेल करे। फिर आती है एक फॉरेन कंपनी कहां पर रजिस्टर्ड है? सपोज यूएसए में रजिस्टर्ड है। इसके शेयर किसके पास है? यूएसए में, राइट, यूएसए में एक नॉन रेजिडेंट के पास है इसके शेयर। ये दूसरे नॉन रेजिडेंट को यूएसए में सेल कर देता है। क्या कर देता है? सेल कर देता है। इससे इसका प्रॉफिट आता है 20 लाख रुपए का। 20 लाख रुपए का इसका प्रॉफिट आ जाता है। क्या ये टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, इट इज नॉट टैक्सेबल, क्योंकि ये कंपनी कौन सी है? फॉरेन कंपनी है। हमारा जो प्रोविजन बोलता है वो तो इंडियन कंपनी के लिए बोलता है, फॉरेन कंपनी के लिए नहीं बोलता। लेकिन उन्होंने बोला कि जी फॉरेन कंपनी के केस में भी एक सिनेरियो ऐसा आएगा जब इस इनकम को हम इंडिया में टैक्स लगाएंगे। उसने कहा कौन सा? देखो जी ये वाला केस। अब पहले केस समझना, फिर उस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे। केस क्या हुआ था वोडाफोन का वो समझाता हूं, पहले उसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूं। देखो एक कंपनी है वोडाफोन, सबको पता है वोडाफोन, पहले हच होती थी अभी वोडाफोन हो गई, राइट। एक कंपनी है बाहर की, राइट, एक कंपनी है बाहर की, राइट, एक कंपनी है बाहर की, बाहर बैठी हुई है इंडिया के सब। एक कंपनी है बाहर की, राइट, और एक कंपनी है इंडिया की, इसका नाम है एसआर लिमिटेड। इसका टेलीकॉम का नेटवर्क इंडिया के अंदर था, बड़ा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त इस कंपनी का बिजनेस था इंडिया के अंदर, बड़ी जबरदस्त इस कंपनी की कमाई थी। इस कंपनी के शेयर एक नीदरलैंड की कंपनी थी, नीदरलैंड की कंपनी थी। इस कंपनी के जो शेयर थे एसआर लिमिटेड के, ये इस नीदरलैंड की कंपनी के पास थे, ये बाहर की कंपनी के पास। एसआर लिमिटेड के मैक्सिमम शेयर किसके पास? नीदरलैंड की कंपनी के पास थे, जो कि इंडिया के बाहर थी। ये कंपनी थी इस कंपनी की सब्सिडरी, राइट, ये इस कंपनी की सब्सिडरी थी, यानी ये होल्डिंग कंपनी थी। सिस्टम समझना, पहले पूरा नेटवर्क कनेक्शन समझो। एसआर लिमिटेड इंडिया में काम कर रही थी, इंडिया में इसका जबरदस्त नेटवर्क था। ये रियल सिचुएशन बता रहा हूं। नीदरलैंड की एक कंपनी थी जो कि एसआर लिमिटेड के सारे शेयर होल्ड करती थी, मैक्सिमम, सारे नहीं मैक्सिमम शेयर होल्ड करती थी, राइट। और ये जो एक अलग कंपनी थी, राइट, इसके पास इस नीदरलैंड कंपनी के 100% शेयर थे। यानी अल्टीमेटली जो इस कंपनी की मालिक थी वो कौन थी? ये कंपनी, क्योंकि भाई ये इसकी सब्सिडरी है, भाई नीदरलैंड वाली कंपनी तो इसकी सब्सिडरी है, तो ये कंपनी एक तरह से इसी का पार्ट हुई। ये बात हमें समझ में आती है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। इस कंपनी ने क्या किया? एक डील किया वोडाफोन को। वोडाफोन से कहा कि मैं एक काम करती हूं, मैं जो नीदरलैंड की कंपनी है, बेसिकली वोडाफोन का टारगेट था इस एसआर लिमिटेड को मुझे खरीदना है। एसआर लिमिटेड को, वोडाफोन को मुझे खरीदना है। वोडाफोन ने बोला जी एसआर लिमिटेड को अगर हमने खरीदा, ये कंपनी कौन सी है? इंडियन कंपनी, राइट, ये इंडियन कंपनी है। अगर इसको मैंने, इसके शेयर मैंने खरीदे, वोडाफोन ने बोला इसके अगर मैंने शेयर खरीदे तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि इंडियन कंपनी के शेयर्स आप वर्ल्ड में किसी भी कोने में खरीद लो, सेल कर लो, टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आता, और वोडाफोन को टीडीएस काटना पड़ता, राइट। टीडीएस का रूल बोलता है कि आपको टीडीएस काटना है इनकम के ऊपर। तो वोडाफोन की टीडीएस की लायबिलिटी आ रही थी, इस कंपनी के ऊपर क्या लग रहा था? टैक्स लग रहा था। दोनों ने एक प्लानिंग किया, उन्होंने काम करो एसआर लिमिटेड मत खरीदो, तुम इस नीदरलैंड की कंपनी को खरीद लो। अल्टीमेटली ये नीदरलैंड की कंपनी के पास ये सारे शेयर हैं, तो जैसे नीदरलैंड की कंपनी तुम्हारे पास आएगी, ऑटोमेटिकली ये एसआर लिमिटेड तुम्हारी हो जाएगी। आइडिया बहुत बढ़िया हुआ, प्लानिंग बड़ी सही हुई। वोडाफोन ने क्या किया? इस नीदरलैंड की कंपनी को खरीद लिया। अब ये मालिक नहीं रहा, अब वोडाफोन इसका मालिक हो गया। वोडाफोन इस कंपनी का मालिक हो गया नीदरलैंड की। एसआर लिमिटेड अपनी तरह इंडिया में काम कर रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कंपनी कट हो गई, अब वोडाफोन पिक्चर में आ गई। इंडियन गवर्नमेंट को, टैक्स डिपार्टमेंट को ये चीज पता चली। टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा यार बड़ी सही प्लानिंग कर ली इन्होंने, तो मतलब इतना जबरदस्त टैक्स बचा के ले गए, तो ये तो यार बड़ी गड़बड़ प्लानिंग है, राइट। तो इन्होंने वोडाफोन को नोटिस इशू कर दिया कि जी आप जो है, इन्होंने 10-11 हजार करोड़ की टैक्स लायबिलिटी निकाली थी इस केस में। 10-11 हजार करोड़ का कैपिटल गेन टैक्स निकल रहा था।
राइट। 10-11 हजार करोड़ की लायबिलिटी वोडाफोन के ऊपर आ गई कि भैया आपने टीडीएस नहीं काटा, आपको तो टीडीएस काटना था इसका। वोडाफोन से कहा आपने टीडीएस काटना था। वोडाफोन ने आर्ग्यूमेंट दिया कि देखो जी, जिस कंपनी के मैंने शेयर खरीदे हैं वो इंडियन कंपनी तो है ही नहीं। जब इंडियन कंपनी नहीं है तो इनकम इंडिया में एक्रू और अराइज नहीं होगी, और जब इंडिया में एक्रू और अराइज नहीं होगी तो मैं टीडीएस क्यों काटूं? मैंने नहीं काटा। बात तो सही है, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट नहीं माना। उन्होंने रिकवरी निकाल दी, जी आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। वोडाफोन कोर्ट में चला गया। फाइनली ये केस चलते 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 सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट तक जब ये वोडाफोन का केस पहुंचा तो वोडाफोन ने सिंपल इसी आर्ग्यूमेंट पे वोडाफोन जीत गया कि जी ये पैसा इंडियन कंपनी का नहीं है, शेयर्स मैंने इंडियन कंपनी के नहीं खरीदे, मैंने तो नीदरलैंड की कंपनी के शेयर खरीदे हैं, मैंने तो नीदरलैंड की कंपनी के शेयर खरीदे हैं, मैं क्यों काटूं? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट वोडाफोन के फेवर में दे दिया कि हाँ जी बात तो बिल्कुल ठीक है, इन्होंने इंडियन कंपनी के थोड़ा शेयर खरीदे हैं, वोडाफोन ने खरीदे हैं नीदरलैंड की कंपनी के, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं, ये 10 करोड़ की डिमांड खत्म। ये बात पता चली पार्लियामेंट को कि इस तरह की गड़बड़ की गई। पार्लियामेंट ने एक नया क्लॉज ऐड कर दिया, एक नया क्लॉज ऐड कर दिया। अब ये वो नया क्लॉज जो है ना, वो दूसरी लाइन वही है। अब इसको पढ़ लो, ये वाली लाइन पढ़ लो दोबारा, ये वो नया क्लॉज है। इन केस ऑफ शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी, पहले पढ़ लो फिर वही समझाऊंगा उसी एग्जांपल में। इन केस ऑफ शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी कैपिटल गेन शैल बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। फॉरेन कंपनी हमारे एग्जांपल में वो नीदरलैंड वाली कंपनी। इन केस ऑफ शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी, नीदरलैंड वाली हमारे एग्जांपल में कंपनी जो है, कैपिटल गेन विल बी एक्रू और अराइज इन इंडिया इफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स, इफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स इज बिकॉज ऑफ द एसेट्स लोकेटेड, उसकी जो वैल्यू है वो एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया है या बिकॉज ऑफ बिजनेस इन इंडिया। देखो जी, उन्होंने बोला ठीक है, एक नया क्लॉज डाल दिया। उन्होंने कहा देखो जब हम इसको भी कवर कर रहे हैं, अब किसको कवर कर रहे हैं? हम इसको कवर कर रहे हैं कि जी आपकी जो बाहर की कंपनी है उसको भी हम इंडिया में एक्रूअराइज मानेंगे अगर इसकी जो वैल्यू है, इस नीदरलैंड कंपनी की जो वैल्यू है वो क्यों है? क्योंकि इंडिया की कंपनी की वजह से। इंडिया में आपकी एसेट इतनी ज्यादा है, इंडिया में आपका बिजनेस इतना ज्यादा है, इस कंपनी की एसेट या इस कंपनी की बिजनेस की वजह से इसकी वैल्यू है, अदरवाइज इसकी वैल्यू तो कुछ है ही नहीं। इस नीदरलैंड की वैल्यू की अगर मैं एसआर लिमिटेड को कट कर दूं तो कोई वैल्यू नहीं है। इसकी नीदरलैंड की वैल्यू इसीलिए थी क्योंकि एसआर लिमिटेड के शेयर्स इसके पास थे और उन शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, इसीलिए नीदरलैंड की कंपनी की वैल्यू थी। उन्होंने एक क्लॉज डाल दिया कि भैया अगर कोई फॉरेन कंपनी की वैल्यू इंडियन कंपनी की किसी एसेट की वजह से या इंडियन कंपनी के किसी बिजनेस की वजह से हुआ, तब भी इसके अगर कुछ शेयर सेल होते हैं तो वो इंडिया में एक्रू और अराइज माने जाएंगे। अब ये क्लॉज तो आया और ये क्लॉज इन्होंने डाल दिया बैक डेटेड, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बैक डेटेड। और वोडाफोन को फिर एक नोटिस इशू कर दिया कि अब निकालो टैक्स, अब तो हमने लॉ अमेंड कर दिया। वोडाफोन नाराज हो गया कि ये तो दादागिरी है, ये तो जबरदस्ती की दादागिरी है कि आप बैक डेटेड आप आगे से लगाओ, आपको अपना कुछ प्रोविजन बनाना है तो फ्यूचर से बनाओ, आप पिछली डेट से बना के मेरे से रिकवरी निकाल रहे हो। वोडाफोन नाराज हो गया, बहुत बुरी तरह नाराज हो गया। वो इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंच गया। इंटरनेशनल कोर्ट में ये केस काफी टाइम चला, फाइनली ये फेवर में आया वोडाफोन के, फाइनली ये वोडाफोन के फेवर में आया कि देखो जी ये गलत है, आपको प्रोविजन बनाना है तो आप फ्यूचर डेट से बनाओ, बैक डेटेड ऐसे मतलब जबरदस्ती की रिकवरी मत करो। अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया जी उसके फेवर में है, आपने बैक डेट से उठा के, और पार्लियामेंट ये करती है, देखो पार्लियामेंट को जब कोई चीज सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देती है वो लॉ बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगी फ्रेंड्स वो लॉ होता है, वो सबको मानना है। पार्लियामेंट के पास भी कोई तरीका नहीं होता, पार्लियामेंट के पास केवल एक तरीका होता है कि वो लॉ को चेंज कर दे, लॉ को चेंज करके वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल कर सकते हैं, वो खत्म कर सकते हैं। तो उन्होंने वही किया और बहुत बार करती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को जब सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट समझ में नहीं आती तो वो नया लॉ ले आती है, और कई बार वो लॉ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी लाते हैं, ऑल तो गलत है लेकिन लाते हैं। ठीक है, चलो जी। तो फ्रेंड्स इसके अंदर ये वोडाफोन का केस भी मैंने आपको समझा दिया और यहां पर मैंने आपको वो प्रोविजन भी बता दिया कि वो सेकंड लाइन क्या बोल रही है, राइट। किसी फॉरेन कंपनी के, इंडियन कंपनी के शेयर सेल करोगे तब तो क्लियर है, लेकिन फॉरेन कंपनी के केस में भी हम ये देख लेंगे कि जी उस कंपनी की जो वैल्यू है क्या वो इंडियन एसेट्स की वजह से है या इंडियन बिजनेस की वजह से है। इफ आंसर इज यस तो वो इंडिया में डीम टू एक्रू और अराइज मान ली जाएगी और वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा पार्ट शेयर्स के बारे में बात कर रहा है, शेयर्स। तीसरा पार्ट 3, इफ एनी इंडिविजुअल इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट। जो मैं कह रहा था एक एक्सेप्शन आएगा कि जितना इंडिया में कमाओगे इंडिया में, इंडिया के बाहर कमाओगे इंडिया के बाहर। तो अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है, एम्प्लॉय है गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है,
एंड इज पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, हिज सैलरी इनकम शैल बी एक्रू अराइज इन इंडिया। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, मैं अगर मान लो इंडिया में जॉब कर रहा हूं, 9 महीने मैंने इंडिया में जॉब की, 3 महीने मुझे बाद के 3 महीने मुझे मेरे ट्रांसफर, मेरे को सपोज मैंने 31 दिसंबर तक इंडिया में जॉब की, 1 जनवरी को मेरे को मेरे एम्प्लॉयर ने ट्रांसफर कर दिया यूएस, या मेरी नई जॉब लग गई, मैं यूएस चला गया 1 जनवरी से, राइट। तो मेरी 31 दिसंबर तक 9 महीने की इंडिया में होगी और 3 महीने की कहां होगी, बाहर होगी। लेकिन अगर वो इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और उसको इंडिया में बाहर पोस्टिंग की गई, और सेम केस 31 दिसंबर तक वो इंडिया था, 1 जनवरी से उसको पोस्ट कर दिया गया इंडिया के बाहर, वो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब इनकम इंडिया में मानी जाएगी, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने उसको पोस्टिंग की है बाहर। जनरली ऐसी पोस्टिंग होती है फ्रेंड्स, जो मैंने एग्जांपल दिया एम्बेसी वगैरह में ऐसी पोस्टिंग होती है, राइट। मिस्टर रोहन इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज एन IFS, राइट, इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ही इज पोस्टेड इन इंडियन एम्बेसी इन USA। इन दिस केस हिज सैलरी इनकम शैल बी एक्रू अराइज इन इंडिया, उसकी जो इनकम होगी वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, राइट। चलो जी, इफ एनी लोन हैज बीन टेकन बाय गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया है, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट शैल बी कंसीडर्ड टू बी इनकम ऑफ द पर्सन हु हैज रिसीव्ड सच इंटरेस्ट एंड इट इज एक्रू अराइज इन इंडिया एंड इट डू नॉट मैटर वेदर लोन वॉज यूज्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, राइट। क्या है फ्रेंड्स, समझ लेते हैं। देखो जी, ये कौन है, इंडियन गवर्नमेंट, ये इंडियन गवर्नमेंट है, इंडिया में है, राइट। ये USA है, USA में एक बहुत बड़ी कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसका काम है लोन देना। ये बड़े बड़े लोन देता है, बड़ी बड़ी सरकारों को लोन देता है। इंडियन गवर्नमेंट ने इससे लोन लिया, क्या लिया, लोन लिया, राइट, लोन लिया। अब इस लोन के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट इसको क्या पे करेगी, इंटरेस्ट, राइट। तो वो क्या कह रहा है, ये प्रोविजन बोल रहा है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने किसी बाहर की कंपनी से लोन लिया है और उसको इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट ने कोई लोन ले रहा है और इंटरेस्ट की पेमेंट उसको कर रही है, तो जो ये बंदा है बाहर, इसकी जो इनकम होगी इंटरेस्ट की, ये इंटरेस्ट की इनकम इंडिया में एक्रू अराइज मानी जाएगी। बस ये बोल रहा है, उसने कमाया तो बाहर, लेकिन उसकी ये इनकम इंडिया में एक्रू और अराइज मानी जाएगी, इंडिया में एक्रू अराइज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस लोन को कहां पे यूज किया। इंडियन गवर्नमेंट हो सकता है इस लोन को इंडिया में यूज करे, या हो सकता है इंडिया के बाहर इसके कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हो वहां यूज करे। इस पैसे को इंडियन गवर्नमेंट जहां मर्जी यूज करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें यह चेक करना है इंडियन गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है उसकी जो आगे इनकम होगी उस पर्सन की, जो कि नॉन रेजिडेंट है, ये पर्सन नॉन रेजिडेंट होगा, राइट। इंडियन गवर्नमेंट को लोन दिया है, उससे जो भी इस पर्सन की इनकम आने वाली है वो सब इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी। इट विल बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है। चलो जी, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन लोन फ्रॉम एजेंसी इन USA, एग्जांपल दिया हुआ है, इक्विवेलेंट टू INR 1000 lakhs, 1000 लाख रुपए का लोन लिया एट द रेट ऑफ 10%। इन दिस केस इंटरेस्ट ऑफ 100 lakhs पेड बाय गवर्नमेंट टू सच एजेंसी शैल बी कंसीडर्ड टू बी इनकम ऑफ सच एजेंसी एक्रूइंग अराइजिंग इन इंडिया, ठीक है। उस एजेंसी की जो भी इंडियन गवर्नमेंट से इनकम होगी वो इंडिया में एक्रूराइज मानी जाएगी। अब आगे कुछ और भी बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने नहीं लिया, किसी और ने लिया। इफ सच लोन हैज बीन टेकन बाय पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, उस हु इज रेजिडेंट, मेरे आपके जैसे लोगों ने लिया, किसी और कंपनी ने लिया, किसी पार्टनरशिप फर्म ने लिया, किसी US किसी HUF ने लिया, किसी और ने लिया, बट गवर्नमेंट ने नहीं लिया। गवर्नमेंट ने नहीं लिया, मैं भी तो US से लोन ले सकता हूं, कोई कंपनी भी तो US से लोन ले सकती है, राइट। रिलायंस भी तो US से लोन ले सकती है, कोई भी किसी से लोन ले सकता है, फ्री हो आप लोन लो कहीं से भी। तो किसी और ने अगर लोन लिया है तो कह रहा है इंटरेस्ट इनकम, बट वो कह रहा है रेजिडेंट की, नॉन रेजिडेंट नहीं कह रहा, रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब हुआ ROR और NOR दोनों को कवर हो गई, राइट। इंटरेस्ट इनकम शैल बी एक्रू अराइज इन इंडिया ओनली इफ लोन अमाउंट हैज बीन यूज्ड इन इंडिया, राइट। अगर किसी और ने लोन लिया है तो वो इंडिया में इनकम तभी एक्रूराइज मानी जाएगी जब उस पैसे को इंडिया में यूज किया गया। बट इफ लोन अमाउंट हैज बीन यूटिलाइज्ड आउटसाइड इंडिया इट विल बी एक्रूइंग अराइजिंग अब्रॉड, राइट। तो चलो जी एक बार बना के दिखा देता हूं चार्ट। एक USA में कंपनी है, राइट, एक USA में कंपनी है, एक इंडिया में कंपनी है। इस कंपनी ने इसको लोन दिया और इसने इसको इंटरेस्ट पे किया, राइट। अब ये कंपनी के पास जो लोन आया, इस लोन को दो ऑप्शन है। वो ऑप्शन नंबर 1 कि वो इस पैसे को इंडिया में इन्वेस्ट करे, इंडिया में यूटिलाइज कर दे।
दूसरा ऑप्शन, वो इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में इस पैसे को यूटिलाइज करे। तो वो कह रहा है जी इस पर्सन की जो इनकम हुई है इंटरेस्ट की, वो इंडिया में तभी एक्रूअराइज होगी, इंडिया में तभी उसकी इनकम बनेगी अगर ये कंपनी इस पैसे को इंडिया में यूटिलाइज करे। अगर ये कंपनी इस पैसे को इंडिया में यूटिलाइज ही नहीं कर रही, उसने बाहर की कंपनी से लोन लिया और बाहर ही उसको यूटिलाइज किया, तो उस केस में जो इंटरेस्ट की इनकम इस कंपनी की होने वाली है, ये इंडिया में टैक्स नहीं होगी। इंडिया में केवल तभी टैक्स होगी जब ये बंदा इंडिया में ही इस पैसे को यूटिलाइज करे। ठीक है जी, इंडिया में ही इस पैसे को यूटिलाइज करे, ये ध्यान रखना। ये पर्सन कौन है फ्रेंड्स? ये पर्सन रेजिडेंट है, लेकिन नॉन रेजिडेंट की बात नहीं हो रही है अभी, नॉन रेजिडेंट के लिए कुछ और है। तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए क्या था? इंडियन गवर्नमेंट ने लोन लिया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रही है, जो इंटरेस्ट का रिसीवर है ये बाहर की कंपनी, उसकी इनकम मानी जाएगी, चाहे वो पैसा इंडिया में यूटिलाइज हो चाहे इंडिया के बाहर यूटिलाइज हो। गवर्नमेंट के केस में, गवर्नमेंट नहीं है, रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट के केस में तब होगा जब वो इंडिया में यूटिलाइज हो। इंडिया के बाहर होगा तो इंडिया में एक्रू और अराइज नहीं मानी जाएगी। और यही पर्सन अगर रेजिडेंट की जगह कौन होता? नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, तो क्या है? नॉन रेजिडेंट के केस में होगा अगर वो पैसा इंडिया में यूटिलाइज हो, साथ में किसी बिजनेस या प्रोफेशन में हो। नॉन रेजिडेंट के केस में अगर ये नॉन रेजिडेंट इंडिया में यूटिलाइज करे इस पैसे को, किसमें? बिजनेस प्रोफेशन में। अगर ये बिजनेस या प्रोफेशन में यूटिलाइज करेगा तभी इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज मानी जाएगी। किसकी? इसकी वाली, जो इसको इंटरेस्ट मिलने वाला है वो इंडिया में टैक्सेबल तभी होगा जब ये नॉन रेजिडेंट बिजनेस या प्रोफेशन में लगाए। मतलब ये नॉन रेजिडेंट इंडिया में एक घर खरीद लेता है, हाउस, एक प्रॉपर्टी खरीद लेता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, और उसको रेंट पर चढ़ा देता है, राइट? या जो मर्जी करता है उसका, इस पैसे को नॉन रेजिडेंट बिजनेस या प्रोफेशन में ना लगा के कहीं और लगा देता है। तो कह रहा है फिर इसकी जो इनकम होगी वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। मैं तीनों को फिर रिपीट कर देता हूं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये यूएस, ये इंडिया। जब भी मैं यूएस बोलता हूं ना, यूएस का मतलब समझना बाहर की कोई भी कंट्री हो सकती है, वो जरूरी नहीं यूएस। एग्जाम में यूएस मत करना कि यूएस के अलावा कुछ और हुआ तो है ही नहीं, बस यूएस है, क्योंकि हमें जैन ने तो यूएस के एग्जाम्पल दिए थे सारे। ठीक है, तो एक यूएस की कंपनी है, एक इंडिया की कंपनी है। ये कंपनी कौन हो सकती है? अब ये कंपनी ना होकर पहले गवर्नमेंट है, पहले गवर्नमेंट का एग्जाम्पल लो। पहले गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने लोन लिया, इसकी इंटरेस्ट की अर्निंग हुई, गवर्नमेंट को लोन मिला, इसकी इंटरेस्ट की इनकम हुई। ये इंटरेस्ट की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। सिंपल, खत्म बात। कुछ नहीं चेक करना, गवर्नमेंट इस पैसे का क्या कर रही है चेक ही नहीं करना। इस बंदे को ये इंडिया को में इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, इंडिया में रिटर्न फाइल करेगा और टैक्स भी देगा। दूसरा केस, गवर्नमेंट नहीं है, ये पर्सन रेजिडेंट है, रेजिडेंट है। कह रहा है रेजिडेंट के केस में हम ये देखेंगे जी, रेजिडेंट ने जो लोन लिया, ये लोन का यूज क्या किया? इंडिया में किया या इंडिया के बाहर किया? कहां पर यूज किया? इसका प्लेस देखेंगे यूज का। गवर्नमेंट का प्लेस नहीं देखना, गवर्नमेंट का देखना ही नहीं कुछ भी। गवर्नमेंट के हर केस में इंडिया में टैक्सेबल, गवर्नमेंट के नहीं है, रेजिडेंट है। रेजिडेंट है तो प्लेस देखेंगे, कहां यूज किया, किस चीज में यूज किया फर्क नहीं पड़ता, कहां पे यूज किया वो फर्क पड़ता है। क्या इंडिया में यूज किया पैसा, इस कंपनी को बोलेंगे इंडिया में टैक्स दो। क्या इंडिया के बाहर इस रेजिडेंट ने पैसा यूज किया, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं इंडिया में। ये पर्सन रेजिडेंट नहीं है, ये पर्सन नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट है तो इसका प्लेस भी देखेंगे और कहां किया वो भी देखेंगे, दोनों देखेंगे। प्लेस देखेंगे इंडिया में होना चाहिए, पहली चीज इंडिया में यूज करे। ये नॉन रेजिडेंट इंडिया में पैसे को यूज करे, इंडिया के बाहर करेगा कोई टैक्स नहीं देना तेरे को। यूज कर रहा है ये, टैक्स लायबिलिटी इसकी निकलेगी, राइट? नॉन रेजिडेंट ने इंडिया के बाहर यूज किया, कोई टैक्स नहीं। इंडिया में यूज किया तो चेक करो किस में यूज किया, बिजनेस प्रोफेशन में किया या अदर में किया। बिजनेस प्रोफेशन में किया, इंडिया में टैक्स लगेगा, किसका? इसका। अदर में ही किया तो इसका कोई टैक्स नहीं। ठीक है, तो हमें यह चीज इसके अंदर चेक करनी है। चलो जी, जो नॉन रेजिडेंट वाली बात थी वो अगली क्लॉज में यहां लिखी हुई है। इफ सच लोन हैज बीन टेकन बाय नॉन रेजिडेंट, इंटरेस्ट इनकम शैल बी एक्रू अराइज इन इंडिया ओनली इफ लोन अमाउंट हैज बी यूटिलाइज्ड इन इंडिया इन बिजनेस प्रोफेशन। इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन में यूटिलाइज हो, बट इफ लोन अमाउंट इज यूटिलाइज्ड इन एनी अदर सोर्स इन इंडिया, किसी और सोर्स में लगा दिया पैसा, इंडिया में शेयर्स खरीद लिए, इन्वेस्ट कर दिया शेयर्स के अंदर, इंडिया में उस पैसे को लेके फर्दर लोन ले दिया और उससे इंटरेस्ट की अर्निंग आ रही है, राइट? या फिर इंडिया के अंदर उसने कोई मकान दुकान जगह खरीद ली,
इंडिया में उसने ज्वेलरी खरीद ली, इंडिया में कुछ और एक्टिविटी की, बिजनेस प्रोफेशन ना करके, ठीक है। हैज यूज्ड आउटसाइड इंडिया, इंटरेस्ट इनकम शैल बी एक्रूइंग अराइजिंग अब्रॉड, अगर बाहर यूज होगा तो अब्रॉड ही होगी। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मिस्टर एक्स इज नॉन रेजिडेंट, कंपनी हैज टेकन ए लोन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड लोन अमाउंट वॉज यूटिलाइज्ड इन इंडिया इन हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में पैसा लगाया। इन दिस केस इंटरेस्ट पेड बाई कंपनी शैल बी इनकम ऑफ द पर्सन, इनकम ऑफ द रेसिपिएंट एक्रूइंग अराइजिंग अब्रॉड। तो एक्रूइंग अराइजिंग अब्रॉड, इंडिया में कुछ नहीं होगा उसका, क्योंकि पैसे को उसने इंडिया में कहा लगाया, हाउस में, नॉन रेजिडेंट है। बट इफ लोन अमाउंट वॉज यूटिलाइज्ड इन इंडिया इन बिजनेस प्रोफेशन, इंटरेस्ट इनकम शैल बी कंसिडर्ड टू बी एक्रूइंग अराइजिंग इन इंडिया। बिजनेस में लगा दिया तो उस पर्सन की, दूसरे पर्सन की, बाहर जो बैठा है, जो लोन दे रहा है, हम उसकी टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं। किसी और की एक्टिविटीज से हम किसी और की टैक्स लायबिलिटी इंडिया में डिसाइड कर रहे हैं बेसिकली। तो जो बाहर का बंदा है वो भी बंदा है, मैं बताता हूं आपको क्या होता है रियल में। रियल में ये होता है, ये बंदा जब लोन देता है ना, इसको पता होता है कि मैं किसको लोन दे रहा हूं, वो उससे पहले पूछ लेता है क्या 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 पर्पस क्या है। पर्पस भी लिखा होता है, एग्रीमेंट में पर्पस लिखवा लेते हैं, राइट, क्योंकि इसको पता है ये जिस तरह से पैसे को यूज करेगा उससे मेरी टैक्स लायबिलिटी डिसाइड होने वाली है। तो ये उस हिसाब से ही लोन देगा कि इसको देना है नहीं देना, किस पर्पस के लिए देना है, ये एग्रीमेंट करेगा, उसमें लिखवा लेगा, सब लिखा होगा उसके अंदर। और गवर्नमेंट को दिया है तो कुछ है ही नहीं जरूरत, गवर्नमेंट के दिया है तो फिर तो टैक्स लायबिलिटी बन गई, आप बच ही नहीं सकते। वो इसको पता है मैं गवर्नमेंट को लोन दे रहा हूं, मुझे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर फ्रेंड्स DTAA जो मैंने पहली क्लास में बताया था, रूल बीच में आ जाते हैं। DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कि इंडिया में भी टैक्स देगा, यूएस में भी देगा ये बंदा। तो DTAA इसको बचाएगा, कैसे बचाएगा वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। चलो जी, अगली कैटेगरी, कुछ एग्जांपल्स हैं फ्रेंड्स जो मैंने दिए हैं, बिल्कुल वही लिखे हुए हैं यहां पर, और आगे भी कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, वो आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। फिर है गवर्नमेंट हैज टेकन एनी पेटेंट राइट, पहले गवर्नमेंट ने लोन लिया था, अब गवर्नमेंट ने एक पेटेंट राइट लिया है। किससे लिया है? पेटेंट राइट क्या होता है? कुछ काम करने का राइट, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने का राइट, कुछ नॉलेज यूज करने का राइट, कुछ टेक्निकल कुछ भी मतलब यूज करने का राइट होता है बेसिकली, राइट। पेटेंट राइट लिया हुआ है मैंने एक चीज का, वो है किसी और का लेकिन मैंने ले लिया और उसके बदले में उसको कुछ पेमेंट करूंगा, राइट। कुछ पेमेंट, जैसे मैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, उसमें एक टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो टेक्नोलॉजी यूएस की कंपनी है, उसने अपने नाम पे पेटेंट करा रखा है, उसी ने बनाई थी वो टेक्नोलॉजी, और उसने अपना पेटेंट करा रखा है कि इस टेक्नोलॉजी को अब कोई नहीं बनाएगा, वो हमारी है, कोई हमारी कॉपी नहीं करेगा। तो ठीक है, कोई नहीं करेगा, लेकिन मुझे यूज करनी है उस टेक्नोलॉजी को। मैं उस यूएस कंपनी के पास गया, मैंने कहा सर ये मेरे को यूज करना है आपकी टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा ये तो हमारी है। उन्होंने कहा पैसे बताओ कितने लोगे, आप हमें राइट दे दो। उसने कहा ठीक है इतने पैसे लेंगे और 2 साल 3 साल 1 साल या जितना भी है हमने इतना आपको राइट दे दिया। तो उतने टाइम या जो भी राइट एग्री हुआ उस हिसाब से वो उस टेक्नोलॉजी को यूज करेगा और उसके बदले उसको पेमेंट करेगा। तो ये होती है पेटेंट राइट, हम खरीदते हैं अपने, राइट। तो गवर्नमेंट हैज टेकन एनी पेटेंट राइट और एनी टेक्निकल सर्विस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड हैज पेड रॉयल्टी or technical fees for such patent right etc, it will be considered to be income of the person who has received it and it is accruing arising in India even if patent right has been used outside India। सेम लोन वाला केस है, देखो लोन लिया, इंटरेस्ट की पेमेंट की, जो इंटरेस्ट का रिसीवर है, गवर्नमेंट को लोन दिया है ना, तो इंडिया में टैक्सेबल होगा। ऐसे ही पेटेंट राइट टेक्निकल पेमेंट का है, कह रहा है इस केस में भी सेम है। गवर्नमेंट ने लिया है तो जो बंदा रिसीव कर रहा है इनकम, उसकी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, इंडिया में एक्रू और अराइज मानी जाएगी। सेम है, बिल्कुल लोन वाला केस है गवर्नमेंट के साथ, बिल्कुल सेम, ठीक है। दूसरा, फिर बात करते हैं सच पेमेंट इज टेकन बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। यहां पर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का डिफरेंट रूल है, बट दोनों का सेम है। लोन में रेजिडेंट अलग था, नॉन रेजिडेंट का अलग रूल था, लेकिन पेटेंट राइट में यहां पर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों का सेम है। और यहां पर बोलता है इट विल बी इनकम ऑफ द recipient accruing arising in India only if such patent right etc has been used in India। अगर वो पेटेंट राइट्स का यूज इंडिया में किया, राइट, इंडियन कंपनी है, ये यूएसए है, यूएसए से पेटेंट राइट खरीदा गया, ये इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी ने, चाहे ये रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, इंडियन कंपनी नहीं है। सपोज इंडिया में कोई पर्सन है, इंडियन कंपनी होगी तो वो रेजिडेंट होगी, लेकिन ये कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, तो ये कोई भी हो सकता है, चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। इसने यूएस की कंपनी से पेटेंट राइट लिया और इसको पेमेंट किया। अब क्वेश्चन आता है जो यूएस की कंपनी की इनकम है वो इंडिया में एक्रू अराइज होगी नहीं होगी? तो केवल हमें ये देखना है ये पेटेंट राइट का जो यूज हुआ वो इंडिया में हुआ। अगर इंडिया में हुआ तो इस कंपनी की इनकम इंडिया में एक्रू अराइज होगी, और अगर ये इंडिया के बाहर हुआ तो क्या होगा? इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज नहीं होगी।
तो दोनों केस में चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, हमें प्लेस ऑफ यूज देखना है, प्लेस ऑफ यूज, कि उसका यूज कहां किया गया। अगर गवर्नमेंट है कुछ नहीं देखना, टैक्सेबल। अगर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट मतलब अदर देन गवर्नमेंट कोई भी है, अदर देन गवर्नमेंट कोई भी है, तो हमें प्लेस ऑफ यूज देखना है। ठीक है, क्लियर। तो एक बार लोन के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूं, लोन वाली सिचुएशन जैसा ही है, बट लोन में गवर्नमेंट के लिए डिफरेंट था। गवर्नमेंट के केस में जहां मर्जी यूज करे टैक्सेबल, राइट। अगर रेजिडेंट है तो इंडिया में यूज किया, चाहे जहां मर्जी यूज किया, इंडिया में यूज किया टैक्सेबल, इंडिया के बाहर किया तो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन नॉन रेजिडेंट के केस में, रेजिडेंट के केस में तो ये था, नॉन रेजिडेंट के केस में अगर इंडिया में यूज किया और वो भी बिजनेस प्रोफेशन में यूज किया तभी टैक्सेबल, अदरवाइज नहीं। पेटेंट राइट के केस में गवर्नमेंट है तो टैक्सेबल, जहां मर्जी यूज हो टैक्सेबल। लेकिन अगर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट यानी कि गवर्नमेंट के केस में अदर देन गवर्नमेंट कोई भी है, अदर देन गवर्नमेंट कोई भी है, वो इंडिया में अगर यूज हुआ तो टैक्सेबल, इंडिया के बाहर यूज हुआ तो नॉट टैक्सेबल। ठीक है, चलो जी। यहां रॉयल्टी का मीनिंग दिया हुआ है भाई, रॉयल्टी का मीनिंग है अमाउंट पेबल इन कनेक्शन विद द पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, फॉर्मूला, प्रोसेस, ट्रेडमार्क। मतलब वो ये रॉयल्टी आप किसी को पे करते हो, भाई आपकी कोई चीज है, मैं उसको यूज करने का राइट मांग रहा हूं, वो कहता है ठीक है ये यूज कर लो, मैं आपको इतनी रॉयल्टी पे कर दूंगा, राइट। मैं आपको इतनी रॉयल्टी, उसको रॉयल्टी का नाम दे दिया, एक तरह से कंपेंसेशन है उसके लिए कि मैं आपकी कोई चीज यूज कर रहा हूं, मैं आपको इतना कंपेंसेट कर दूंगा, वो रॉयल्टी पेमेंट हो गई, राइट। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज मींस एनी कंसीडरेशन फॉर रेंडरिंग ऑफ मैनेजरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब ये मैनेजरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज कौन सी फ्रेंड्स, ये हाई लेवल की सर्विसेज होती है। टेक्निकल का मतलब वो टेक्निकल वो नहीं है बिल्कुल जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, वो कह रहे हैं बहुत हाई एंड सर्विसेज होती है। मान लो मेरी कंपनी में एक मेरे को अपनी कंपनी में बड़ा ही लॉसेज हो रहे हैं, मेरी कंपनी बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है बट फिर भी लॉसेज हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा गड़बड़ का है। मैंने एक बाहर की कंपनी को बोला आपकी कंपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, आप एक हमें मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करो, आप ये बताओ हमारी कंपनी में चेक करके कि स्ट्रक्चरिंग में कोई गड़बड़ है क्या, हम अपनी कंपनी का कुछ स्ट्रक्चर चेक करें। उसने टॉप लेवल सारा स्ट्रक्चरिंग चेक की, तो ये छोटा काम नहीं है, ये हाई लेवल काम है फ्रेंड्स सारे। तो ये सब कहां कवर होते हैं, ये मैनेजरियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज में कवर होते हैं। तो कह रहा है चाहे रॉयल्टी हो, टेक्निकल सर्विसेज हो, पेटेंट राइट वगैरह जितने भी हो सब इसमें कवर होंगे, सब इसमें कवर होंगे। गवर्नमेंट ने ली तो जहां मर्जी यूज हो, जिस पर्सन ने दी सर्विस, जिस पर्सन ने राइट वो यूज करने को दिया, वो पर्सन की इंडिया में इनकम टैक्सेबल। और अगर वो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कोई भी है, अदर देन गवर्नमेंट कोई भी है, तो अगर उसका यूज इंडिया में हुआ तो इंडिया में टैक्सेबल, इंडिया के बाहर हुआ तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है इफ एनी इनकम इज एक्रूइंग राइजिंग इन इंडिया, अगर कोई इनकम इंडिया में एक्रूराइज हो रही है रिलेटिंग टू रॉयल्टी और टेक्निकल फीस, कोई रॉयल्टी या टेक्निकल फीस से रिलेटेड, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया इवन इफ पर्सन रिसीविंग इनकम, वो इंडिया में ही टैक्सेबल होंगी चाहे जो पर्सन इंडिया में रिसीव कर रहा है इनकम, जो पर्सन रिसीव कर रहा है, जो यूएसए का पर्सन है जो इनकम को रिसीव कर रहा है इज नॉन रेजिडेंट, वो चाहे नॉन रेजिडेंट हो तब भी होगी टैक्सेबल। इवन इफ सच नॉन रेजिडेंट डू नॉट हैव एनी टेरिटोरियल नेक्सस विद इंडिया, टेरिटोरियल नेक्सस मतलब इंडिया में उसका कुछ है ही नहीं, इंडिया में उसका कोई सेटअप नहीं है, इंडिया में कोई बिजनेस नहीं है, इंडिया में उसका कोई बंदा नहीं है, कह रहा फिर भी टैक्सेबल होगी। Such non-resident do not have a residence, place of business or business connection in India, and also the non-resident has not related service, not rendered any service in India. वो कह रहा है आपने चाहे इंडिया में आपका कोई बिजनेस है या नहीं है, आपने इंडिया में आके चाहे कोई आपका कोई ऑफिस है या नहीं है, आपका इंडिया में चाहे कोई घर है या नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता। आपने इंडियन गवर्नमेंट को सर्विस दिया, आपने इंडियन गवर्नमेंट को रॉयल्टी की पेमेंट लिया, आपने इंडियन गवर्नमेंट से टेक्निकल फीस चार्ज किया, इंडिया में टैक्सेबल होगी। अगर गवर्नमेंट ना होके कोई नॉन गवर्नमेंट है, चाहे रेजिडेंट चाहे नॉन रेजिडेंट, अगर वो सर्विसेज यूज इंडिया में हो गई, चाहे आपने दी ना दी, वो यूज इंडिया के अंदर हो गई, तो आपको उस पर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है, आप ये कह के बच नहीं सकते कि मैंने तो इंडिया में, मेरा तो इंडिया में कोई ऑफिस ही नहीं था, मैं तो इंडिया आया ही नहीं, मैं तो इंडिया में रहता नहीं हूं, मेरा कोई इंडिया में एजेंट नहीं है, मेरा कोई इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं है, मैंने तो सर्विसेज ही इंडिया में नहीं दी, मैंने तो सर्विस इंडिया के बाहर दी, बट उसका यूटिलाइजेशन कहां हुआ वो देख लो, यूज इंडिया में हुई। अगर वो सर्विसेज यूज इंडिया में हुई, उसका यूज इंडिया में अगर हुआ है तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। आप ये सारी बहानेबाजी मार के बच नहीं सकते, बस ये लिखा है। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है फ्रेंड्स, इफ एनी पर्सन हैज रिसीव्ड पेंशन, कोई पेंशन रिसीव होती है किसी पर्सन को, राइट, इट विल बी डीम्ड टू बी एक्रूरेज इन इंडिया इफ द एम्प्लॉयर इज इन इंडिया, राइट। अगर आपको कोई पेंशन रिसीव होती है, सपोज मैं रिटायर हो चुका हूं, 60 प्लस हो गया, मैं रिटायर हो गया,
अब मैं सेटल हो गया यूएस में, मेरे बच्चे रहते थे यूएस, उन्होंने मुझे बुला लिया कि पापा आप तो रिटायर हो गए, अब हमारे पास आ जाओ, यहाँ रहो आराम से। मैं यूएस चला गया और मेरी पेंशन आ रही है कहाँ से? इंडिया से। मेरी पेंशन आ रही है इंडिया से, तो वो कह रहे हैं ये भी इंडिया में एक्रूराइज होगी, इंडिया में एक्रूराइज होगी। इफ पर्सन हैज रिसीव्ड पेंशन इट विल बी डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया इफ द एम्प्लॉयर इज इन इंडिया, क्योंकि जो कंपनी पे कर रही है वो तो एम्प्लॉयर इंडिया का ही है आपका। तो आप चाहे बाहर चले जाओ लेकिन वो आपकी इंडिया में ही एक्रू और अराइज मानी जाएगी और टैक्सेबल होगी इंडिया में, ठीक है। एग्जाम्पल, मिस्टर रोहन इज सेटल्ड इन कनाडा एंड गेटिंग ए पेंशन ऑफ 30,000 पर मंथ फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी से पेंशन आ रही है, कनाडा सेटल हो गए, लेकिन इन दिस केस हिज पेंशन इनकम शैल बी एक्रू अराइज इन इंडिया। ये तो सिंपल सा केस है, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं खास, ठीक है। एंड देन इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया शैल बी टैक्सेबल इफ इट इज अ गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी कवर्ड अंडर सेक्शन 56(2)(10) and it is given by person resident in India to any person who is NOR और नॉन रेजिडेंट। देखो क्या कह रहा है, मैं भी समझाऊंगा, लिख के समझाऊंगा, पहले यहां समझ लो। वो कह रहा है गिफ्ट है जो कि कवर्ड है सेक्शन 56(2)(10). 56(2)(10) में कौन से गिफ्ट कवर्ड थे? वो याद होगा, गिफ्ट हमने सेकंड चैप्टर किया था, राइट। आप किसी को गिफ्ट देते हो, पूरी डेफिनेशन थी उसके अंदर कि कौन कौन सी आइटम गिफ्ट में कवर हो जाएंगे, राइट। तो उसके अंदर वो गिफ्ट है, वो कोई पर्सन किसी को दे रहा है। कौन दे रहा है? एक रेजिडेंट दे रहा है। किसको दे रहा है? एनओआर को या फिर नॉन रेजिडेंट को, राइट। कोई पर्सन दे रहा है किसको? एनओआर को या नॉन रेजिडेंट को, एनओआर या नॉन रेजिडेंट को, आरओआर को बात नहीं कर रहे वो एनओआर और नॉन रेजिडेंट की बात कर रहे हैं। सिचुएशन क्या है पहले वो समझ लो। देखो, मैं हूं रेजिडेंट आरओआर, कहां रहता हूं? इंडिया। आरओआर तो इंडिया ही पड़ा रहता है, थोड़ा बहुत जाता है बाहर, ज्यादातर इंडिया ही पड़ा रहता है। इसका एक फ्रेंड रहता है यूएस, ये कौन है? नॉन रेजिडेंट। ये इंडिया आता है, ये इंडिया आया, इसका मन किया इसको गिफ्ट कर दूं कुछ, इसका मन किया इसको गिफ्ट कर दूं। उसने कहा मैं तेरे को गिफ्ट देता हूं, मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरे 1 करोड़ की ज्वेलरी है, मेरा 1 करोड़ का कुछ है जो गिफ्ट की डेफिनेशन में कवर होता है, मैं तेरे को गिफ्ट करूंगा। इस यूएस के दोस्त ने बोला है, नॉन रेजिडेंट ने, इसको इंडियन प्रोविजन पता थे। इसने कहा देख भाई, तू मुझे इंडिया में गिफ्ट देगा, इंडिया के अंदर ये एक्रू और अराइज हो जाएगा और मुझे इंडिया में टैक्स देना पड़ जाएगा इस 1 करोड़ पे। यार अच्छा खासा टैक्स आ जाएगा। 30% के स्लैब में अगर मैं चला गया, मोटा मोटा सारी इनकम थोड़ी बहुत छोड़ के सब 30 में ही चली जाएगी, 30-35 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ जाएगा। तो उसने कहा फिर क्या करूं? उसने कहा यार देख, दुबई ना पास में ही है, दुबई पास में ही है बिल्कुल, मेरी वापसी की फ्लाइट दुबई होके ही है, क्योंकि यूएस की जितनी भी फ्लाइट जाती है ना, आप यहां से चेक करना कभी, जो यूएस लोग जाते हैं वो दुबई होके सस्ती फ्लाइट पड़ती है, डायरेक्ट फ्लाइट बड़ी महंगी होती है, ज्यादातर फ्लाइट दुबई होके है या किसी ना किसी गल्फ कंट्री होके पड़ेगी, राइट। तो ये क्या कह रहा है, मैं वापस जाऊंगा ना तो मेरी फ्लाइट तो दुबई होके ही है, तो मैं दुबई होके जाऊंगा, तू भी दुबई की फ्लाइट करा ले अपनी, तू दुबई आके मुझे गिफ्ट कर दे, तू दुबई आके मुझे गिफ्ट कर दे। देखो कितने दिमाग चलते हैं लोगों के। तो ये प्लानिंग की गई कि तू दुबई आके मुझे गिफ्ट कर दियो, गवर्नमेंट मेरे से टैक्स मांगेगी, मैं कहूंगा इंडिया में मुझे पैसा ही नहीं मिला। इट इज नॉट एक्रूइंग अराइजिंग इन इंडिया, इट इज नॉट एक्रूइंग अराइजिंग इन इंडिया। ऐसे केस होते थे, तो गवर्नमेंट को फिर एक प्रोविजन लाना पड़ा। गवर्नमेंट प्रोविजन तभी तो लाती है फ्रेंड्स, जैसा मैंने बोला, आप गड़बड़ करते हो वो एक नया प्रोविजन ले आती है उसको ठीक करने के लिए। तो प्रोविजन क्या जोड़ दिया गया कि कोई भी पर्सन किसी नॉन रेजिडेंट या एनओआर को कोई गिफ्ट करेगा, गिफ्ट कवर्ड है अंडर सेक्शन 56, यानी कि टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल वाला गिफ्ट करेगा, जो कि अगर नॉर्मली इंडिया में होता तो टैक्सेबल हो जाता, लेकिन अब आपने बचाने की कोशिश कर ली, कोई बात नहीं। कोई भी पर्सन, राइट, किसी नॉन रेजिडेंट या एनओआर को गिफ्ट करेगा, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में गिफ्ट करे, वो इंडिया में एक्रूराइज मान लेंगे। वो कह रहा है आप जाओ दुबई, अब जाके करो दुबई में गिफ्ट, करो दुबई में जाके गिफ्ट, तुम दुबई में गिफ्ट करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो प्रोविजन बोलता है कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में करो, तुम कौन हो? एनआर, तुम कौन हो? एनओआर, इंडिया में टैक्स निकालो, इट विल बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। केवल इतनी बात बोल रहा है फ्रेंड्स ये प्रोविजन, देख लो जी। इफ एनी पर्सन हैज इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया शैल बी टैक्सेबल इफ गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी कवर्ड अंडर सेक्शन 56(2)(10). 56(2)(10) मतलब जो टैक्सेबल वाला गिफ्ट है। अगर टैक्सेबल ही नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, फिर प्रोविजन की जरूरत नहीं है। प्रोविजन की जरूरत ही वहां पड़ती है जहां टैक्स लग रहा है, राइट। एंड इट इज गिवन बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। पर्सन कौन है? रेजिडेंट है इंडिया में, और किसको गिफ्ट कर रहा है? वो एनओआर या नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट कर रहा है, ठीक है। चलो जी,
और आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स डीम टू एक्रू और अराइज इंडिया के सारे केस खत्म। अब आएगा डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, लेकिन उससे पहले डीम टू एक्रू और अराइज इंडिया को एक बार रिपीट कर लेते हैं, 2 मिनट लगा के, बहुत ब्रीफ में रिपीट कराऊंगा, ठीक है, बहुत ब्रीफ में रिपीट कराऊंगा। तो डीम टू एक्रू और अराइज इंडिया को क्या क्या बोला? पहला बोला जी उन्होंने कि इंडिया के अंदर अगर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, सोर्स इंडिया में है, तो वो इंडिया में मानी जाएगी। सोर्स इंडिया में, मेरा बिजनेस इंडिया में, मेरी हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में, तो वो इंडिया से इनकम एक्रूराइज होगी, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला जी अगर कोई बिजनेस कनेक्शन बन गया तब भी वो इंडिया से ही एक्रू और अराइज मानी जाएगी। बिजनेस कनेक्शन कैसे? उन्होंने कहा जी आपने इंडिया में कोई अपना एजेंट बैठा रखा है और वो आपके बिहाफ पे ऑर्डर इकट्ठे करता है, आपके बिहाफ पे गुड्स इकट्ठा, आपके बिहाफ पे गुड्स को मेंटेन करता है, स्टॉक मेंटेन करता है और उस गुड्स की डिलीवरी करता है, या आपके बिहाफ पे कोई भी काम करता है, कह रहा इट इज बिजनेस कनेक्शन। और एक बार बिजनेस कनेक्शन बना, इनकम विल बी डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, और इंडिया में टैक्स देना है। फिर उन्होंने बोला जी कि 3 केस जिसके अंदर इंडिया में हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। केस नंबर 1, आप इंडिया आए, माल खरीदा, चले गए। दूसरा केस, आप इंडिया आए, न्यूज इकट्ठी की, व्यूज इकट्ठे किए और चले गए, इंडिया में नहीं चलाना। आप इंडिया आए, पिक्चर बनाई, मूवी बनाई, शॉर्ट्स बनाए, इंडिया आए, बाहर चले गए, बाहर जाके दिखाओ। इन तीनों केस में हम आपको इंडिया में एक्रू और अराइज नहीं मानेंगे, बट कोई और एक्टिविटी नहीं करनी, जितना बोला है बस उतना ही करना है, उससे फालतू कुछ भी किया इंडिया में इनकम टैक्सेबल। फिर उसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन जोड़ी गई 2A, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, कि आपने इंडिया में कुछ भी नहीं किया, आप इंडिया आए नहीं, आपका कोई एजेंट नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे, फिर भी आपको हम इंडिया में टैक्स करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी वेबसाइट या आपकी एप्लीकेशन के थ्रू हमारे इंडिया से 2 करोड़ का बिजनेस आपको पहुंच गया, या हमारा 3 लाख का यूजर बेस आपके पास पहुंच गया, या तो 2 करोड़ का बिजनेस या 3 लाख का यूजर बेस आपके पास पहुंच गया। इट इज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, यू आर सिग्निफिकेंटली इकोनॉमिकली प्रेजेंस इन इंडिया, इनकम विल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया एंड इट विल बी टैक्सेबल, राइट। एंड देन इसके बाद एक्सप्लेनेशन जोड़ी गई सेक्शन एक्सप्लेनेशन 3A, उसके अराउंड कुछ और भी चीजें आप एक बार पढ़ लेना इसको, बट मोटा मोटा मैं बता रहा हूं क्या हमने पढ़ा आज, राइट। एक्सप्लेनेशन 3A में क्या बोला गया कि भाई इनकम जो डेटा डाउनलोड से रिलेटेड था, राइट, डेटा डाउनलोड डेटा से रिलेटेड था, राइट, या एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड था, कि आप बाहर बैठे हो और एडवर्टाइजमेंट चलाते हो इंडिया में इंडियन कस्टमर को टारगेट करके, तो जो इससे आपकी इनकम आएगी वो भी इनकम इंडिया में डीम टू और एक्रू अराइज इंडिया मान ली जाएगी। या फिर इंडियन लोगों का आपने डेटा बाहर इंडिया के सेल कर दिया, कह रहा हूं सेल से जो अर्निंग आएगी वो भी आपकी डीम टू अक्रूराइज मानी जाएगी। या फिर जो डेटा सेल हुआ उस डेटा के थ्रू आपने फिर इंडियन कस्टमर को टारगेट करके पैसा कमाने की कोशिश की, तो उससे भी जो अर्निंग आएगी वो भी आपकी इंडिया में डीम टू अक्रूराइज मानी जाएगी। ये क्लॉज, ये एक्सप्लेनेशन 3A के 3 क्लॉज जो है तीनों पढ़ लेना, तीनों बता दिए। फिर बोला जी अगर पर्सन को इंडियन कंपनी के शेयर होल्ड करता है और उसको शेयर को सेल करता है, तो जो वर्ल्ड के किसी भी कोने में करो आप, इंडियन कंपनी के शेयर सेल हुए टैक्सेबल होंगे इंडिया में, डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया। या फिर एक नया क्लॉज जोड़ा गया वोडाफोन के केस के बाद, वोडाफोन का केस मैंने आपको बता दिया, राइट। क्या क्लॉज जोड़ा गया कि फॉरेन कंपनी है बट उसकी जो वैल्यू है, फॉरेन कंपनी की जो वैल्यू है वो किस वजह से है, इंडियन कंपनी की एसेट्स या इंडियन कंपनी के बिजनेस की वजह से उस फॉरेन कंपनी की वैल्यू है। और ऐसी किसी कंपनी के शेयर्स अगर बाहर सेल होते हैं तो सेल से भी जो अर्निंग आएगी वो भी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया होगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट हमने पढ़ा जी, कोई पर्सन है, एम्प्लॉय है किसका, गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ने उसको इंडिया के बाहर पोस्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने उसको बाहर पोस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में एक्रू और अराइज मानी जाएगी। चौथा केस लोन वाला आया कि इंडियन गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, कह रहे हैं लोन ले लिया कोई बात नहीं, जिस बंदे ने लोन दिया जिसकी इंटरेस्ट इनकम है उसकी इनकम इंडिया में डीम टू एक्राइज होगी, जबकि वो बंदा बाहर का है, फिर भी इंडिया में उसको टैक्स देना है। वो गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट के अलावा उसने किसी और को लोन दिया, किसको दिया, रेजिडेंट को दिया। अगर रेजिडेंट को लोन दिया तो रेजिडेंट उस पैसे को अगर इंडिया में यूज कर रहा है तो उस पर्सन की इंडिया में इनकम टैक्सेबल होगी, और उस पैसे को अगर वो इंडिया के बाहर यूज कर रहा है तो उस बंदे की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन अगर लोन दिया इंडिया के अंदर किसको, नॉन रेजिडेंट को, नॉन रेजिडेंट की इंडिया में अगर नॉन रेजिडेंट उस पैसे को यूटिलाइज करता है किसमें, बिजनेस या प्रोफेशन में, तब उस पर्सन की इंडिया में इनकम टैक्सेबल होगी। बिजनेस प्रोफेशन के अलावा कहीं और लगा दे या इंडिया के बाहर लगा दे, इंडिया के बाहर जहां मर्जी लगाए, इंडिया में पैसा टैक्सेबल, इंडिया में इनकम टैक्सेबल नहीं होगी।
फिर आया पेटेंट राइट, टेक्निकल नो हाउ, राइट, गवर्नमेंट लेती है कोई पेटेंट राइट, टेक्निकल नो हाउ, रॉयल्टी की पेमेंट करती है, राइट, कोई टेक्निकल फीस की पेमेंट करती है, तो वो कह रहा है अगर गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है तो जिस पर्सन की पेमेंट हो रही है, जिस पर्सन को भी पेमेंट हो रही है उसकी इंडिया में इनकम टैक्सेबल होगी। लेकिन गवर्नमेंट के अलावा कोई और है, नॉन गवर्नमेंट के अलावा कोई भी हो, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, राइट, चाहे रेजिडेंट चाहे नॉन रेजिडेंट, राइट, वो इंडिया में अगर उस पेटेंट या टेक्निकल नो हाउ को यूज करता है, इंडिया में यूज करता है अगर उसको, तो टैक्सेबल होगी। अगर वो उसको इंडिया के बाहर यूज करे तो कोई इंडिया के अंदर उस पर्सन को, रिसीवर ऑफ इनकम को इंडिया में कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, फिर आया इफ एम्प्लॉयज रिसीव्ड पेंशन, अगर किसी पर्सन को पेंशन रिसीव हुई है इंडिया के बाहर, लेकिन जिस कंपनी से पेंशन रिसीव हुई है वो इंडियन कंपनी है, राइट, पेंशन इंडिया के बाहर रिसीव हुई लेकिन वो कंपनी इंडियन कंपनी है, तो कह रहे हैं वो इनकम जो होगी, पेंशन जो होगी, वो आपकी इंडिया में एक्रू और अराइज मान ली जाएगी। और लास्ट केस आया गिफ्ट का, जो अभी हमने किया कि गिफ्ट दिया, किसने दिया, रेजिडेंट इन इंडिया, किसको दिया, एनओआर को या फिर एनआर को, एनओआर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को, या एनआर मतलब नॉन रेजिडेंट को कोई गिफ्ट दिया है, कौन सा वाला, जो कि गिफ्ट के अंदर टैक्सेबल है, सेक्शन 56(2)(10) वाला, जो कि गिफ्ट में टैक्सेबल है, वो वाला गिफ्ट दिया, वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में दिया हो, इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज मानी जाएगी और इस पर इंडिया में टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स केसेस थे सारे जो डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया थे। अभी फ्रेंड्स हमारे पास एक केस बचा है, हमने पढ़ा था कि इनकम तीनों केस में टैक्सेबल थी, एक और इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अगर इनकम इंडिया में रिसीव होती है तो वो भी तीनों केस में टैक्सेबल होती है, लेकिन उसमें एक साथ में एक वर्ड लिखा था, एक तो लिखा था इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, चाहे इंडिया में रिसीव हुई हो, चाहे हमने मान लिया वो इंडिया में रिसीव हुई है, चाहे आपको रिसीव नहीं हुई लेकिन हमने मान लिया वो रिसीव हुई है। तो ये मान लिया वाले कौन से केस है फ्रेंड्स, एक दो केस है बता देता हूं, राइट, छोटा सा केस है, ये 5 या 10 मिनट लगेगा इसके अंदर बस, राइट। अब आएगा इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, राइट, ये छोटा सा एक क्लॉज है और एक छोटा सा इसमें क्लॉज और बचा है, 15-20 मिनट की क्लास और है अपनी आज की। ठीक है, चलो जी, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, कौन से केसेस होंगे इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, पढ़ लो पहले फिर बता देता हूं क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा ये प्रोविजन मुझे, राइट। सच इनकम इज टैक्सेबल इन ऑल 3 केसेस, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हमने पढ़ा था तीनों केसेस में टैक्सेबल है, चाहे पर्सन आरओआर है, एनओआर है, चाहे एनआर है, तीनों केस में टैक्सेबल होगा। सेक्शन 7 बोलता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी of the employee shall be considered to be income deemed to be received in India. Similarly, interest on the provident fund balance in excess of 9.5% per annum shall be considered to be income deemed to be received in India. अभी सैलरी का चैप्टर आपने नहीं किया इसलिए समझ में नहीं आएगा, मैं समझा देता हूं, जितना जरूरी है उतना समझा देता हूं। देखो, एक है एम्प्लॉयर एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक है एम्प्लॉयर XYZ लिमिटेड, इसका एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए, इसकी सैलरी आती है 1 लाख रुपए पर मंथ, इसकी सैलरी आती है 1 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, इंडिया के अंदर रूल है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के हिसाब से कि भाई हर एम्प्लॉयर, राइट, हर एम्प्लॉयर जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो गया, जो भी पर्सन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है सब उसमें कवर्ड है, सब कवर्ड है, इवन थोड़ा सा भी आपका साइज बड़ा हो गया तो आप इसमें कवर हो जाओगे, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड एक्ट में, राइट, प्रोविडेंट फंड एक्ट में कवर हो गया एक बार। तो पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड एक्ट क्या बोलता है कि बोलता है जी हर एम्प्लॉयर जितनी भी आप उसको सैलरी दोगे उसका 12%, मैक्सिमम 12%, 12 नहीं मैक्सिमम 12% पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करोगे। यानी 1 लाख रुपए आप सैलरी दे रहे हो तो 12,000 रुपए इस बंदे के पीएफ प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करो। मैंने कहा जी किस चीज के लिए, XYZ लिमिटेड कहती है भाई किस चीज के लिए, कहते हैं देखो 1 लाख रुपए सैलरी जो इसकी है ना वो है आज के खर्चे चलाने के लिए, हर महीने के खर्चे चलाने के लिए, लेकिन जब 60 साल के बाद ये बंदा रिटायर होगा उस टाइम जब इसकी 1 लाख रुपए सैलरी यानी बंद हो जाएगी और तुम पेंशन कुछ दोगे नहीं, ये बंदा कैसे कमाएगा, ये बंदा कैसे अपना घर चलाएगा। 60 साल की उम्र के बाद इसके मेडिकल के खर्चे बढ़ चुके होंगे, खर्चे कम नहीं होंगे, इसके खर्चे बढ़ चुके होंगे, इसके पास पैसा कहां से आएगा। तो इसके फ्यूचर की प्लानिंग की गई और इसको बोला गया एम्प्लॉयर को कि आप जितनी भी इनको सैलरी दोगे उसका मैक्सिमम 12%, आपको 12 से कम करना है कर लो, 12 से ऊपर मत देना बस। तो नॉर्मली सब 12 ही देते हैं, नॉर्मली आप देखना सब जगह 12 है, थ्रू आउट इंडस्ट्री आपको 12 मिलेगा ये,
राइट, कि सैलरी के ऊपर 12% कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। और जितना एम्प्लॉयर करेगा उतना ही एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो मान लो एम्प्लॉयर 12 करता है, एम्प्लॉय भी 12,000 करेगा, तो ये 24,000 क्या होगा? इसके पीएफ अकाउंट में जमा हो जाएगा। पीएफ अकाउंट में जमा होगा, ये हर महीने 24,000 उसके अकाउंट में जाता रहेगा। 12,000 एम्प्लॉयर कर रहा है और 12,000 इस 1 लाख की सैलरी से कट जाता है, तो इसको एक्चुअल सैलरी 88,000 की मिलेगी, क्योंकि 1 लाख में से इसका जो कंट्रीब्यूशन था 12,000 वो एम्प्लॉयर काट लेता है। तो एम्प्लॉयर इस 1 लाख में से 12,000 काटेगा, 12,000 अपना जोड़ेगा, 24,000 रुपए पीएफ अकाउंट में जमा करा देगा। ये अकाउंट में पैसा हर महीने जमा होता रहेगा। जैसे जैसे इसकी सैलरी बढ़ेगी ये 12% की फिगर बढ़ती रहेगी। अब सैलरी इसकी 2 लाख हो गई तो ये 24 हो गया, ये भी 24 हो गया, ये अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। तो ये पैसा हर महीने इसके पीएफ अकाउंट में जाता रहेगा। अब पीएफ अकाउंट में इसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसको इंटरेस्ट भी है थोड़ी ना, वो पीएफ अकाउंट गवर्नमेंट मेंटेन करती है कि यहां जमा कराओ आप सारा पैसा, अपने पास नहीं रखना, क्योंकि हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। XYZ लिमिटेड तुम खा गए तो तुम हमें जमा कराओ, हमारे पीएफ हमारे पास है, पीएफ अकाउंट इस बंदे का, जमा करा दिया। गवर्नमेंट उस पर कुछ इंटरेस्ट भी देगी, राइट। तो कॉन्सेप्ट समझ में आता है पीएफ का, कि ये कॉन्सेप्ट है पीएफ का। अब समझना ये XYZ लिमिटेड बड़ी दिलदार कंपनी है, बड़ी दिलदार कंपनी है। पीएफ रूल्स बोलते हैं, पीएफ लॉ बोलता है जी आप मैक्सिमम 12% करोगे। इनकम टैक्स ने बोला कि मैक्सिमम 12% आप करो। हम इस बंदे पे जो ये मिस्टर ए है, इस 12%, एक्चुअल तो ये 12,000 इस मिस्टर ए की अर्निंग है, लेकिन हम इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। ये 12,000 एडिशनल मिल रहा है इसको, आज नहीं मिल रहा, फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन अर्निंग तो हो गई ना इसकी आज ही। वो कह रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, पीएफ एक्ट कह रहा है 12,000, हम भी कह रहे हैं 12,000, हम इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, ये 12,000 एग्जेम्प्ट। लेकिन ये एम्प्लॉयर बहुत दिलदार है, इसने कहा मैं 12 नहीं करूंगा, मैं तो 18% करूंगा, मैं अपने एम्प्लॉय का बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा। इसने 12,000 की जगह कितना किया? 18,000। करना कितना था? 12। कितना एडिशनल किया? 6,000। ये 6,000 इसने फालतू कर दिया, दिलदार है बहुत ज्यादा। तो पीएफ डिपार्टमेंट ने बोला 12, इनकम टैक्स ने बोला 12 पे हम छूट दे देंगे। इसने बोला मैं बहुत दिलदार हूं, 6,000 फालतू करूंगा। इनकम टैक्स कहता है तुम होगे दिलदार, हम नहीं है, हम तो 12 तक ही छूट देंगे। इसके ऊपर का जो तुमने कंट्रीब्यूट किया वो 6,000, जो 12 की जगह 18, ये इस एम्प्लॉय को, मिस्टर ए को 18 आज मिलेगा? नहीं। क्या इसको रिसीव हो गया? नहीं। वो कह रहा है रिसीव नहीं हुआ, लेकिन इट इज डीम्ड टू रिसीव्ड, इट इज डीम्ड टू रिसीव्ड, जो हम बात कर रहे थे, डीम्ड टू बी रिसीव्ड। तो ये पैसा माना जाएगा डीम्ड टू बी रिसीव्ड। मतलब एम्प्लॉयर ने पीएफ में 12% से ऊपर कुछ कंट्रीब्यूशन किया, तो जो ऊपर का पोर्शन है वो डीम्ड टू रिसीव्ड। लेकिन किसका? एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय नहीं। मान लो एम्प्लॉय भी 18 करता, एम्प्लॉय को तो 1 लाख पे टैक्स देना है। अब इस 1 लाख के टैक्स देने के बाद एम्प्लॉय चाहे 18 करे चाहे 24 करे, गवर्नमेंट करिए, हमें क्या फर्क पड़ता है? पूरे 1 लाख पे हमने तो टैक्स रखवा लिया। अब इस 1 लाख में से बचे हुए पैसे को तुम जो मर्जी करो, तुम्हारा है। हमें तो पूरे 1 लाख पे टैक्स मिल गया। अब इस 1 लाख में से टैक्स देके तुम पे जो बचा उसमें से तुम चाहे 12,000 पीएफ में डालो, चाहे 18,000 पीएफ में डालो, चाहे सारा ही पीएफ में डाल दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयर वाला एडिशनल होता है, वो तो तुम्हारी अर्निंग है। वो तो हमने 12,000 रुपए तुम्हें छोड़ दिए, आइडली तो ये भी तुम्हारी अर्निंग है, 12,000 छोड़ दिए। लेकिन इस 12 के ऊपर अगर तुम्हारे एम्प्लॉयर ने कुछ किया, इस 12% के ऊपर एम्प्लॉयर ने कुछ भी किया, वो जो एडिशनल है वो तुम्हें रिसीव नहीं हो रहा। अभी रिसीव होगा जब तुम रिटायर हो जाओगे, जब तुम 60 साल के हो जाओगे, उसके बाद रिसीव होगा। लेकिन ये आज ही रिसीव्ड मान लेंगे हम और इस पर टैक्स लगा देंगे। तो समझ में आ गया रिसीव्ड का मतलब? एक तो ये हो गया। दूसरा, मान लो इसके पीएफ अकाउंट में पैसा इकट्ठा हो गया 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया इसके पीएफ अकाउंट में जमा हो गया। अब हर महीने क्या होगा? हर साल इसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा और इसी में जमा हो जाता है। इंटरेस्ट का क्या होता है? इंटरेस्ट इसी में जमा होता रहता है, आपको मिलता नहीं है, इसी का इंटरेस्ट इसी में ऐड होता रहेगा और हर साल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो क्या होगा? मान लो गवर्नमेंट ने बोला जी 9.5% तक इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपको इसके ऊपर, 10 लाख पे 9.5%, यानी 95,000 रुपए इस साल का इंटरेस्ट हो गया। अगर मैं फ्लैट लगाऊं 95,000 इंटरेस्ट, गवर्नमेंट कह रही है 9.5% तक की जो आपकी इनकम है ना, हम इस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, हम ये भी छोड़ देते हैं। एक तो देखो हमने 12%, 12,000 जो एम्प्लॉयर का था वो भी छोड़ दिया, क्योंकि ये आपके रिटायरमेंट के लिए है, इसलिए हम भी थोड़ा उसमें सपोर्ट करना चाहते हैं। ये भी पैसा आपके रिटायरमेंट पे ही काम आएगा जो इंटरेस्ट आ रहा है, ये भी हम 9.5% तक छोड़ देते हैं। 9.5% तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पीएफ अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिला 12%, कह रहा 12% मिला, कितना मिला? 1,20,000। कह रहा है 12% तो बहुत ज्यादा हो गया,
95 तक हम छोड़ेंगे, इसके ऊपर जो मिला कितना 25,000, कह रहा है ये टैक्सेबल होगा। लेकिन क्या ये आपको आज मिलेगा? कह रहा नहीं आज तो नहीं मिलेगा, रिटायरमेंट पे मिलेगा। रिसीव हुआ नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ, बट इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड। हमने मान लिया ये रिसीव हो गया। इनकम टैक्स बोलता है हमने मान लिया ये 6,000 आपको आज ही रिसीव हो गया, हमने मान लिया ये 25,000 आपको रिसीव हो गया। ये दो केस है फ्रेंड्स जो मान लिए जाएंगे, और कोई नहीं है, खत्म। सैलरी वाले चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में देखेंगे, बट डीम्ड वाले नहीं। डीम्ड का पॉइंट यही, लेकिन ये जो कैलकुलेशन होती है 12% से ज्यादा 9.5, ये बड़ी डिटेल में सैलरी के चैप्टर में आएगी। क्योंकि सैलरी में भी आप देखोगे ये 6,000 रुपया उसकी इनकम में जाके टैक्स हो जाता है। ये 6,000 रुपया उसकी सैलरी में ऐड होकर टैक्स हो जाता है। ये जो 25,000 एडिशनल उसे इंटरेस्ट मिला है, ये भी उसकी इनकम में ऐड हो जाता है, ये भी उसकी इनकम में ऐड होगा और उस पर टैक्स देना है उसको। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ये मान लिया गया है, ये मान लिया गया। ठीक है, चलो जी दोबारा पढ़ लो। सच इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया कौन सी है? सच इनकम इज टैक्सेबल इन ऑल थ्री स्टेटस। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यहां रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड के बिल्कुल डिफरेंट प्रोविजन है। वो सैलरी के चैप्टर में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा। ठीक है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, 12% से ज्यादा अगर किया तो जो एक्सेस है शैल बी कंसीडर्ड टू बी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड बैलेंस इन एक्सेस ऑफ 9.5% शैल बी कंसीडर्ड टू बी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। 9.5% दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन पे, खाली एम्प्लॉयर नहीं, 9.5% दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन। 5 लाख मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किया, 5 लाख एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, 10 लाख इकट्ठा हो गया, 95,000 का इंटरेस्ट पूरा आया दोनों पे मिला के 9.5%। कह रहे कोई दिक्कत नहीं, दोनों पे मिला के इंटरेस्ट आया 1,20,000 12% से, तो 95,000 एग्जेम्प्ट, 25,000 पर टैक्स लग जाएगा। वैसे रियल लाइफ में आपको बता दूं 9.5% भी नहीं मिलता, क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करती है इस पर रेट, हर साल इसके रेट चेंज होते हैं, तो इस पर जो रेट आता है वो 7-8% के आसपास ही मिलता है। हाँ, लेकिन आपके एग्जाम में 15% भी दे देंगे। आपके एग्जाम में 15% का भी क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रोविडेंट फंड पे 15% का इंटरेस्ट मिल गया, तो आपको तो सॉल्व करना है। लेकिन रियल लाइफ में आपको 9.5% का केस शायद ही मिले। ठीक है, चलो जी, तो ये पढ़ लेना फ्रेंड्स। इसके अलावा ये एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए हैं ये इसी तरह के एग्जाम्पल्स है सारे, आप इनको सॉल्व जरूर करना। और एक छोटा सा फ्रेंड्स इसके पॉइंट और है लास्ट में, कुछ प्रोविजंस, राइट। ये क्या है फ्रेंड्स? इफ एनी सी फेयरर क्रू मेंबर ऑफ शिप is non-resident and income is accruing arising abroad and his income has been received directly in his bank account in India, such income shall not be taxable। वो क्या कह रहा है देखो, मैं यही बना देता हूं। एक सी फेयर है, शिप के क्रू का मेंबर है, शिप के क्रू का मेंबर है, राइट, क्रू का मेंबर है। ये शिप से इंडिया छोड़ के जाता है बाहर, कहां जाता है जी? सिंगापुर। 3 महीने सिंगापुर में लग जाते हैं उसको, क्योंकि पहले पहुंचता है, 1.5 महीना पहुंचने में लग गया, उसके बाद सिंगापुर में लोडिंग अनलोडिंग होती है, पहले माल अनलोड होता है, फिर कहीं और जाना है वो लोड होता है। फ्रेंड्स शिप में बड़े टाइम लगते हैं, बहुत टाइम लगते हैं, राइट, कई महीने लग जाते हैं। फिर सिंगापुर से माल लेके निकलता है दुबई, फिर 3 महीने लग जाते हैं, राइट। फिर माल लेके पहुंचता है किसी और, फिर वहां 1 महीना लग जाता है, फिर कहीं और, फिर 1 महीना लग जाता है, ले दे के फिर वापस आ जाता है इंडिया। अब ये पर्सन क्या करता है, जब यहां जाता है तो यहां से इसको कुछ अर्निंग आती है, ये अर्निंग आती है, इसकी अर्निंग आएगी, यहां से भी इसकी कुछ अर्निंग आती है, कुछ पेमेंट मिलती है इसको, हर जगह से कुछ पेमेंट मिलती है, यहां से भी इसको कुछ पेमेंट मिलती है, यहां से भी इसको कुछ पेमेंट मिलती है। अब इसने सोचा इंडिया में मेरा एक अकाउंट है, मैं इनको बोलूंगा जी ये पैसे इंडिया में जमा करवा दो। अच्छा, इसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट है, इसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट है, राइट, इसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट है। ये कहता है जी ये पैसा ना इंडिया में जमा करवा दो। इंडिया में जमा कराओगे तो इंडियन गवर्नमेंट का एक रूल बोलता है, इंडियन टैक्स लॉस का रूल, कि जी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया विल बी टैक्सेबल इन इंडिया इन ऑल 3 केसेस। ये नॉन रेजिडेंट स्टेटस है इस बंदे का। ये कह रहा है ये पैसा इंडिया में अगर मैंने जमा करवा दिया गलती से भी, तो ये इंडियन गवर्नमेंट इस पर टैक्स मांग लेगी। ये बेचारा परेशान। अब ये कहता है हर बार मेरी कंट्री बदल जाती है, आज मैं सिंगापुर में हूं तो क्या मैं सिंगापुर में एक अकाउंट खुलवाऊं, सिंगापुर वाली कंपनी को बोलूं जी यहां पर अपना पैसे को जमा करवा दो, और फिर मैं इस पैसे को इंडिया में भेजूंगा, फिर मैं दुबई जाता हूं, दुबई में फिर एक अकाउंट खुलवाता हूं, मतलब हर 2 महीने बाद मेरी तो कंट्री चेंज हो जाती है। मेरा तो काम ही ऐसा है। ये रोता हुआ आया इंडियन गवर्नमेंट के पास कि सर मेरी तो मजबूरी है, मैं तो कंट्री टू कंट्री घूमता रहता हूं,
मेरे काम की वजह से मैं घर से दूर रहता हूं, मेरा स्टेटस नॉन रेजिडेंट है, आपका एक प्रोविजन है, वो ये बोलता है कि अगर इस इनकम को मैंने इंडिया में रिसीव कर लिया तो टैक्सेबल हो जाएगी। सर क्या मैं अब हर कंट्री में जहां पे भी जाता हूं 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के लिए वहां अकाउंट खुलवाऊं? तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, बात तो तुम्हारी सही है भाई, देखो तुम्हारी तो मजबूरी है, तुम तो गलत फंस गए इस प्रोविजन में, ये प्रोविजन तुम्हारे लिए तो है ही नहीं, ये प्रोविजन तुम्हारे लिए नहीं है, ये प्रोविजन तो कुछ और लोगों के लिए है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो मजबूर हो, तो तुम्हारे को एक छूट दे देते हैं कि अगर तुम्हारा ये पैसा इंडिया के अकाउंट में रिसीव होगा, तुम्हारा ये पैसा इंडियन अकाउंट में रिसीव होगा, तो हम इसको डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया नहीं मानेंगे, रिसीव्ड इन इंडिया नहीं मानेंगे। तुम्हें छूट दे दी रिसीव्ड से। ये तुम्हारा पैसा, यानी कोई शिप का मेंबर है, इंडिया के बाहर जाता है, अलग अलग जगह घूमता है, उसका काम ही यही होता है, तो शिप का जो क्रू का मेंबर है, उन क्रू के मेंबर्स को छूट दी गई है स्पेशल, कि उनका पैसा जो बाहर से इंडियन अकाउंट में आएगा वो रिसीव्ड इन इंडिया नहीं माना जाएगा। बाकी सबका मानेंगे, एक शिप के क्रू के मेंबर का नहीं मानेंगे। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। चलो जी, देखो शिप के मेंबर का एक और एक्सेप्शन था, याद होगा आपको, याद होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस में किया है। नॉर्मली सबका क्या होता है, कोई पर्सन इंडिया आया और इंडिया के बाहर गया, तो जिस दिन इंडिया आया और इंडिया के बाहर गया वो उस दिन इंडिया में मानते हैं, वो दिन इंडिया में काउंट होते हैं। लेकिन शिप का कोई मेंबर है तो जिस दिन वो आया और जिस दिन गया वो इंडिया में काउंट नहीं होते। उनको एक्सेप्शन दिया, एक एक्सेप्शन ये भी दिया उनको कि तुम्हारा पैसा जो बाहर से इंडिया में आएगा वो इंडिया में रिसीव नहीं मानेंगे, छूट दे दी। ठीक है, कहां गया प्रोविजन, ये लिखा है, इफ एनी सी फेयर क्रू मेंबर ऑफ शिप इज नॉन रेजिडेंट है वो पर्सन, राइट, एंड इनकम इज एक्रूइंग अराइजिंग अब्रॉड, इनकम जो एक्रू अराइज हो रही है अब्रॉड हो रही है, उसकी, उस बंदे की बाहर इनकम हो रही है, लेकिन एंड हिज इनकम हैज बीन रिसीव्ड डायरेक्टली इन हिज बैंक अकाउंट इन इंडिया। भाई वो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से नॉन रेजिडेंट बन गया, वो बाहर जाता है इसलिए उसकी इनकम बाहर हुई, लेकिन रिसीव उसने इंडिया में कर ली, क्योंकि हर जगह अकाउंट नहीं खुलवा सकता, इसीलिए उसकी वो इनकम जो थी, सच इनकम शैल नॉट बी टैक्सेबल, उसकी वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। और दूसरा फ्रेंड्स उन्होंने बोला एनी पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट शैल नॉट बी कंसीडर, ये कुछ अलग चीज है। वो कहता है जी पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, भाई एक बंदा है मिस्टर ए, वो फाइनेंशियल ईयर, राइट, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कुछ इनकम थी 10 लाख रुपए की, जिस पर टैक्स नहीं लग पाया, इनकम टैक्स अथॉरिटी को पता चला कि ये इनकम थी 21-22 की, इस पर टैक्स नहीं लगा था। अभी चल रहा है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025-26, तो क्या वो इस 10 लाख की इनकम को इस 25-26 की इनकम में ऐड कर सकते हैं? आंसर इज नो। वो कहते हैं जी ये सेपरेट है, इसको सेपरेट देखो, इस साल की जब आप इनकम निकालोगे तो प्रीवियस जो अनटैक्स्ड प्रॉफिट है, अनटैक्स प्रॉफिट मतलब ऐसी इनकम, ऐसे प्रॉफिट जिस पर टैक्स लगने से रह गया, उसको आप इस साल की इनकम में ऐड नहीं करोगे, बस वो इस साल की इनकम में ऐड नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते ये इनकम इस साल में एक्रूअलाइज हो गई, नहीं, इस साल से रिलेटेड नहीं है, इस साल में कोई टैक्स नहीं लगेगा, इस साल में इस साल की इनकम पे टैक्स लगेगा। प्रीवियस कोई इनकम निकल के आती है उसको उस साल का केस खोलो, अगर टाइमलाइन अलाउड करती है तो उस साल का केस खोलो और उस साल में देखो, वो सेपरेट ईयर है, ये सेपरेट ईयर है। ठीक है जी, तो बस ये लाइन लिखी हुई है फ्रेंड्स यहां पर। अच्छा एक सेकंड दो जरा, राइट, कहां गया, नोट्स रह जाते हैं हमारे, गायब हो जाते हैं नोट्स, ये हो गया ऊपर, राइट। तो एक तो सी फेयर एक्सेप्शन और एक इसका भी, इसके अलावा फ्रेंड्स इस चैप्टर में कुछ नहीं पता, चैप्टर हो गया खत्म। अब अगर आपके कुछ डाउट है तो फ्रेंड्स पूछ लो। पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट मैंने पहले ही रिवाइज करवा दिया है आपका, जो डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है वो ऑलरेडी हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। रिसीव्ड इन इंडिया में केवल 2 ही केस है। केस नंबर 1, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन दिया पीएफ फंड के अंदर और 12% से ऊपर दिया, तो जो 12% से ऊपर का पोर्शन है, एडिशनल है, वो उसको रिसीव नहीं हुआ, बट फिर भी हमने उसको डीम टू भी रिसीव्ड मान लिया और वो टैक्सेबल होगा। और सैलरी के चैप्टर में आप ये देखोगे कि वो टैक्सेबल होगा, सैलरी के चैप्टर में हम ये कैलकुलेशन करेंगे और उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट भी करेंगे। और उसकी अगर उसके पास क्या आया, उसके पास इंटरेस्ट आता है, मैंने एम्प्लॉयर ने जमा किया पीएफ में, मैंने भी जमा किया, अपना भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का भी, टोटल जमा हो गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट अगर मेरे को 9.5% तक मिलता है पूरे साल में, तब कोई दिक्कत नहीं है। 9.5% से ऊपर जो मिलेगा, ऊपर का पोर्शन टैक्सेबल होगा। क्या? डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड मान लिया, डीम्ड हमने मान लिया, आपको रिसीव अभी नहीं होगा, रिसीव होगा 60 साल के बाद, बट हमने मान लिया।
राइट फ्रेंड्स, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहां पर खत्म होती है। अगली क्लास मोस्ट प्रोबेबली हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर शुरू होगा अगला। क्लासेस फ्रेंड्स पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए। और कुछ डाउट है तो फ्रेंड्स आप पूछ सकते हो। यस, अब आप डाउट पूछ सकते हो फ्रेंड्स चैट बॉक्स में। हर्षिता नोटिफिकेशन आएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है तो नोटिफिकेशन एक बेल होता है, उस पर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर देना, उस पर क्लिक करना, उसमें आता है ऑप्शन ऑल नोटिफिकेशंस, वो कर देना, आपके पास आएगा। नोट्स जिसको चाहिए, नोट्स हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वो लिंक कॉमन है, उस लिंक को सेव कर लो। उस लिंक पर आप जाओगे, पुरानी जो क्लासेस हुई हैं उनके भी नोट्स पढ़े हैं, आज तक के सारे नोट्स हैं। अगला चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी, बिल्कुल हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, 3 से 4 क्लास लगेंगी उस पर भी, ठीक है। यस जयंत, इट विल बी टैक्सेबल, यस टैक्सेबल इन इंडिया। यार सीधा सा वो देखो, सोर्स कहाँ है, इंटरेस्ट जो आई उसका सोर्स क्या है, उसने पैसे को इन्वेस्ट कहां किया, एफडी में। एफडी किसकी, इंडियन बैंक की होंगी। सोर्स का इंडिया, सोर्स चेक कर लो, सोर्स इंडिया है तो इनकम विल बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। नॉर्मली एक एनआरआई की यही इनकम आती है इंडिया में, ज्यादातर जो एनआरआई है उनकी यही इनकम होती है। वो क्या करते हैं, अपने पैसे को इंडिया में भेज देते हैं और उस पैसे को फिर फर्दर इन्वेस्ट कर देते हैं, एफडीज में लगा देते हैं, शेयर्स में लगा देते हैं, राइट। नॉर्मली इसी तरह से इनका पैसा इन्वेस्ट होता है, उससे कुछ कुछ अर्निंग आती है। तो एक जो नॉन रेजिडेंट इंडिया में इनकम जो रिटर्न फाइल करता है, नॉर्मली उनकी अदर सोर्सेज में इनकम होती है, ज्यादातर अदर सोर्सेज की इनकम होती है, वो यही वाली इनकम होती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आ रही है क्लास। आपका एक लाइक फ्रेंड्स मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपके लाइक से मुझे पता चलता है यस आप पसंद कर रहे हो, तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है और ऐसी क्लासेस कंडक्ट करने की, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन करोगे, तो आपका फायदा ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो जी, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।